एक आदमी एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर महिला तलवार देवी को चौंका देता है, क्योंकि वो मैच शुरू होते ही एग्जामिनर के पीछे आ जाता है और फिर तेजी से एक वार करके अकादमी के एग्जामिनर को हरा देता है। ये नजारा देखकर उस महिला तलवार देवी को, जिसने कभी कोई स्टूडेंट नहीं लिया था, उसे पढ़ाने का मन करता है और उसे लगता है कि उस आदमी के अंदर कोई और रहस्यमय ताकत भी है। लेकिन वो नहीं जानते कि ये आदमी पिछले जन्म में पहले से ही तलवारबाजी का सबसे बड़ा अनुपम तलवार देवता था, जिसने अकेले ही इंसानों के दुश्मन को घायल कर दिया था। लेकिन वो कैलकुलेटर को कम आंक बैठा और कैलकुलेटर ने एक ही वार से उसका दिल जमा दिया। मुझे लगा मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, लेकिन अगले ही पल मैं एक रहस्यमय जगह में आ गया और वहां मेरी मुलाकात क्रोनोस नाम के टाइम गॉड से हुई। उसने कहा कि मुझ में कैलकुलेटर से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन वो ताकत डेवलप नहीं हुई है, इसलिए उसने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी यादों और ताकत भरी आत्मा के साथ फिर से जन्म लूं। मेरा सब कुछ शुरुआत में वापस आ जाएगा। क्रोनोस ने इस दुनिया की किस्मत मुझे सौंप दी। दोबारा जब आंखें खुली तो मैंने खुद को एक घास के मैदान में पड़ा पाया और पास ही गांव, मेरा पुराना गांव रेनाडो था। मैं हैरान रह गया, क्या सच में मैं पास्ट में वापस आ गया हूं? तभी मेरे हाथ में तेज दर्द हुआ। मैंने अपने हाथ के निशान देखे, ये शायद बेल्ड और उसके साथियों के मारे हुए निशान थे। मैंने मन में ठान लिया कि ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। फ्यूचर के 10वें साल में कैलकुलेटर अचानक इस दुनिया में आ गया। उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी, पूरी दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि टाइम गॉड क्रोनोस ने कहा था कि मेरी ताकत उससे कहीं ज्यादा है, बस अभी वो जागी नहीं है। जब मैं पहले वापस जाकर कोई स्ट्रेटजी सोचने लगा, तभी मेरी मुलाकात हमेशा मुझे सताने वाले बेल्ट से हो गई। वो मुझे बहुत देर से ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये जंगल में मिल गया। उसने मेरी तरफ एक तलवार फेंकी। उसने कहा कि मुझे आज उसके साथ मुकाबला करना होगा, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं देगा। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मेरे जख्म अभी पूरे नहीं हुए, जख्म ठीक हो जाने के बाद लड़ूंगा। बेल्ट ने कहा, चिंता मत कर, ये तलवारें प्रैक्टिस वाली हैं, इसलिए सेफ है। ये कहकर बेल्ट एक ही झटके में मेरी तरफ बढ़ा। बेल्ट ने तेजी से एक वार किया, लेकिन मैंने आसानी से उसे डॉज कर दिया। मैंने अनगिनत जंगें देखी थीं। बेल्ट की तलवार मेरी नजर में बहुत स्लो थी। ये देखकर वहां मौजूद सब हैरान रह गए, ये लड़का इतना फास्ट कैसे हो गया? मैं बेल्ट से दूरी बनाने के लिए पीछे हटा और जमीन से तलवार उठा ली। अगर ये शख्स सच में मार ही डालना चाहता है तो मैं इसे सबक सिखाने को तैयार हूं। मेरे तलवार उठाते ही बेल्ट फिर से झपट्टा मारा। मैंने फटाफट वार किया और उसकी तलवार ही उड़ा दी। बेल्ट को यह बहुत अजीब लगा। उसे लगा वो वार तो संयोग था। अगली ही सेकंड में मैंने खुशी से कहा, तुम डरो मत, क्योंकि प्रैक्टिस वाली तलवार से चोट नहीं लगती। ये कहकर मैंने बेल्ट पर एक तलवार मारी। हालांकि तलवार प्रैक्टिस वाली थी, फिर भी उसके कंधे पर निशान बना दिया। ये देख वो डर से घुटनों के बल गिर गया और हाथ से लगातार ब्लीड होते घाव को दबाने लगा। ये सब मुझे पता था, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वो सन्न था, मैंने तलवार की धार उसके मुंह पर मारी। इसने उसके सामने के दांत तक उखाड़ दिए। बेल्ट अब तो डर के मारे कांप रहा था। वो बोला, तू इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? तलवार उड़ाकर बेल्ट ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया कि मिलकर मुझे मारें। उन्होंने ठान लिया कि ये अचानक काफी स्ट्रांग हो गया है, पीछे से अटैक करेंगे। देखते ही देखते कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं हल्का सा हंसा, क्या तुम भी बेल्ट जैसा बनना चाहते हो? उन्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी और उन्होंने एक साथ मुझ पर अटैक बोल दिया। मैंने सोचा, शुरू में तो इन्हें छोड़ने का सोचा था, लेकिन जब मौका दिया तो गंवा बैठे। 10 मिनट बाद मैंने उन सबको पूरी तरह से हरा दिया। पहले मैं इन लोगों से बहुत डरता था, लेकिन अब नए जन्म के साथ इन्हें आसानी से हरा पाया। अगर मैं सही से याद करूं तो ये लोग सालिया तलवार अखाड़े के थे और मेरा अंदाजा सही था, लेकिन उन्हें लगने लगा था कि वो खुद काफी स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए वो अब अखाड़े नहीं जा रहे थे। ये सुनकर मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। इतनी सी ताकत से तुम्हें खुद को काफी लगता है कि उस अखाड़े से मुझे कोई खास मदद नहीं मिलेगी। हालांकि उस अखाड़े से एक चीज चाहिए। मैं वहां कभी गया नहीं, लेकिन मुझे याद है वहां सिर्फ रेफरल से ही एंट्री मिलती है। बेल्ट ने कहा, किसी और से पूछ लो, क्योंकि उसकी हार उसके गुरु को पता चलेगी तो उसे सजा जरूर मिलेगी। उसके कहने के जवाब में मैंने हल्का सा वार किया। कहा, बकवास बंद करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। ये वार करते ही बेल्ट के सामने एक पत्ता 2 हिस्सों में बांट गया। फिर बेल्ट तुरंत भागा। वो बोला, अखाड़ा इस तरफ है, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ। रास्ते में बेल्ट ने पूछा कि तुम अखाड़े क्यों जाना चाहते हो? तुम अब इतने स्ट्रांग हो कि वहां जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, मुझे अखाड़े से अकादमी का रेफरल चाहिए, इसलिए जा रहा हूँ। उसके साथी ने धीरे से कहा, अकादमी जाने की भी कोई जरूरत नहीं, तुम पहले से ही काफी स्ट्रांग हो। उसकी बात सुनकर मैं पुरानी बातें सोचने लगा। अगर ये सच में काफी होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन ये काफी नहीं। दुनिया की स्ट्रांग सेना भी कैलकुलेटर के एक वार के आगे नहीं टिक सकी। जब उसने मेरी उस सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करके उसे सीरियसली लिया तो मैं उसे कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता कितना स्ट्रांग होना होगा उसे हराने में, लेकिन उस पल, हालांकि मैंने सिर्फ एक पल ही फील किया था, लेकिन मैंने उस डार्क पावर पर काबू पा लिया था। यही वजह थी कि मैं थोड़ी देर के लिए सबसे ताकतवर तलवार देवता बन गया था। तब मेरा ध्यान तलवारबाजी के गुरु ने सिखा
दिखाई तलवार चलाने पर था। अगर मैं तलवार चलाने की तरह की तलवारबाजी सीख पाता तो शायद मेरी ताकत बदल जाती। हालांकि पिछले जन्म में डार्क पावर का इस्तेमाल करके तलवार देवता बनना बहुत थोड़े समय के लिए था। मेरी अपनी तलवार चलाने की महारत बहुत वीक थी, इसलिए मुझे लगता है कि यही वजह होगी कि टाइम गॉड क्रोनोस ने मुझे यहाँ भेजा है। कुछ देर बाद मैं अखाड़ा पहुंच गया। उसने अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर के लिए बहुत माफी मांगी। हालांकि मैं उन लोगों को अखाड़े से निकाल भी चुका था। वो अपने स्टूडेंट्स में ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करता। मैंने उसे सीधे अपना उद्देश्य बता दिया। सुना है यहाँ अकादमी के लिए रेफरल मिलता है, तो कृपया करके ये मदद करें। ये सुनकर उस महिला ने आहिस्ता से तलवार निकाली। हालांकि वो रेफरल करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मेरी काबिलियत परखना जरूरी था। उसने मुझे पहले अटैक करने को कहा। मैंने बिना देर किए उसकी बात मान ली। उसकी बात खत्म होते ही मैं तेजी से उसके पास पहुंचा। महज 3 सेकंड में ही हम एक दूसरे पर 1 दर्जन से ज्यादा वार कर चुके थे। अखाड़े के मालिक ने मन में सोचा, ये लड़का कुछ अजीब है। उसकी नजर में इस उम्र के लड़के की तलवारबाजी बहुत काम की थी, जैसे अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हों। इसलिए पहले बेल्ट का उससे हारना भी सही था, क्योंकि वो रियली उसके बराबर नहीं थे। इसके अलावा उसे ये भी लगा कि तलवार चलाने का मेरा तरीका ज्यादातर खुद सीखा हुआ है, लेकिन बीच बीच में उसे अकादमी में पढ़ाई जाने वाली तलवारबाजी जैसा भी लगता था। ऐसा नहीं है किसी ने उसे तलवार चलाना सिखाया हो। आखिर में उसने ये मान लिया कि हालांकि मेरी तलवारबाजी कच्ची है, लेकिन तलवार सीखने की टैलेंट जरूर है। अखाड़े के मालिक होठों पर मुस्कान ले आए। लगता है ये हीरे का टुकड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है। अब उसने सोचा कि बहुत हो गया। हालांकि इसे खत्म करते हुए दुख हो रहा है, लेकिन अब निपटारा करते हैं। उसे नहीं पता था कि मैं उसकी चाल समझ चुका था, बस उसके काउंटर अटैक का इंतजार कर रहा था। अगले ही पल मैंने जोर लगाकर उसके हाथ से तलवार उड़ा दी। ये देख अखाड़े का मालिक हैरान रह गया। फिर चाहे वो कितने भी वार कर ले, मैं आसानी से सब रोकता रहा। उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं जरा भी पीछे क्यों नहीं हट रहा और उसके हर कदम पर बराबरी कर रहा हूं। वो तो बस मेरी महारत हल्के से परखना चाहती थी, लेकिन अब उसे फुल पावर लगानी पड़ रही थी। तभी अखाड़े के मालिक के मन में डर पैदा हो गया। ये सोचकर वो परेशान हो गई। उधर मैं तलवार चलाने की मुद्रा में आ चुका था और मेरे शरीर पर वो सीक्रेट पावर फैल रही थी। लगता है बिना एहसास ही मेरी ताकत जाग गई थी। जैसे ही अखाड़े का मालिक मेरी तरफ बढ़ा, मैंने तलवार चला दी। इससे हवा में कोई डार्क चीज घटती नजर आई। हालांकि अखाड़े के मालिक ने वो डार्क चीज नहीं देखी, लेकिन पीछे हट गई। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। मैं बिना सोचे समझे ही ये सीक्रेट पावर इस्तेमाल कर बैठा था, इसलिए उसका पता ही नहीं चल रहा था। जब उसने अपनी तलवार नीचे की तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, क्योंकि पता नहीं कब उसकी तलवार टूट चुकी थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पता ही न चला। मैंने उसके पिछले ही वार से उसकी लकड़ी की तलवार काट दी थी। अगर वो उस वक्त अटैक कर देती तो सिर उड़ सकता था। मैं भी उतना ही हैरान था कि मैंने पिछले जन्म वाली सीक्रेट पावर दोबारा इस्तेमाल कर ली, लेकिन अगले ही पल मेरा दिमाग शायद जाम हो गया और मैं उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। इससे मुझे एक बात समझ आई, मेरा अब का बॉडी इस पावर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रहा था क्या उससे ये सीक्रेट पावर के बारे में कह दूं, क्योंकि वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। लेकिन फिर सोचा कि भले ही वो सुन ले, शायद यकीन न करे और मैं खुद भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं हल्का सा हंसा, बोला, मैं बस भूल गया। उसने सीरियसली मेरे हाथ की तलवार देखी, क्योंकि लॉजिकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उसकी तलवार प्रैक्टिस वाली तलवार से कट गई थी और उसे यकीन था कि मैं ये भी जानता हूँ। उसका चेहरा इतना सीरियस देखकर मैं तुरंत अनजान बन गया। तुम्हें कुछ अजीब क्यों लग रहा है? उस महिला ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। अगर वो कुछ नहीं बताना चाहता तो वो ज्यादा नहीं पूछेगी। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तुमने कहा था अकादमी का रेफरल चाहिए। मैंने हाँ कहा। उसने कहा वो रेफरल दे सकती है, जिससे मैं रॉयल तलवारबाजी अकादमी में जा सकता हूँ, जो राज्य का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। लेकिन उसने कहा कि वो मुझे वहां नहीं भेज सकती। इसकी वजह बहुत सिंपल थी कि मैं वहां के लिए सूटेबल नहीं था। ये सुनकर मैं बहुत मायूस हुआ। उसने सही कहा था कि अब मेरे लेवल का कोई वहां गौर नहीं करेगा। मुझे ताकत की कमी है, खास तौर पर तलवारबाजी के बारीकियों में। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर कुछ और कहेगी। उसने कहा, गलत मत समझना, मेरे हिसाब से तुम्हें वर्ल्ड यूनाइटेड अकादमी जाना चाहिए। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये महज राज्य का बेस्ट कॉलेज नहीं, बल्कि दुनिया का बेस्ट कॉलेज है। वहां से अनगिनत स्ट्रांग लोग निकले हैं और यहीं से तलवारबाजी के मास्टर्स भी निकले हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या इस समय मेरी ताकत से मुझे वहां लिया जाएगा? उसने कहा, तुम खुद भी जानते होगे कि तुम्हारा बॉडी अभी तलवारबाज बनने योग्य नहीं है। रॉयल अकादमी में शायद ट्रिक से काम चल जाए, लेकिन वर्ल्ड यूनाइटेड में ये इम्पॉसिबल है। उसे खुद भी नहीं पता कि तुमने इस वीक बॉडी के साथ इतनी महारत कैसे हासिल कर ली। मैंने मन ही मन आह भरी। वहां हर कोई रियल स्ट्रांग है। मेरे अब के बॉडी से तो मुकाबला करना भी इम्पॉसिबल है। उसने कहा, हिम्मत मत हारो, एग्जाम को अभी 9 महीने हैं।
हैं। हालांकि टाइम थोड़ा कम है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये सुनते ही मेरे दिल में उमंग आई, क्या वो सच में मुझे सिखाएगी? जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, उसने कहा कि अब मैं तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग दूंगी, इसके लिए तैयार रहना। हालांकि मुझे नहीं पता उसकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होगी, लेकिन मुझे यही चाहिए था। तो अगले 9 महीने बस मेरा ख्याल रखना गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमसे तलवार चलाना फुल कोशिश से सीखूंगा। उसके बाद मैंने उसकी प्लान के मुताबिक ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के अलावा मुझे अच्छी डाइट भी लेनी थी। उसने मेरे लिए ढेर सारा मांस लाया, साथ में कुछ कड़वी दवाइयां भी खानी पड़ती थी ताकि मेरा बॉडी और स्ट्रांग हो। लेकिन सबसे स्पेशल तो तलवार चलाना था। मन अडियो मबक के सबा चाह। उसके साथ तलवार चलाना सीखने में मेरा ज्यादातर टाइम बीतता था। 8 महीने बीत गए। अब मेरा बॉडी काफी स्ट्रांग हो चुका था। अब उसे भी लगता था कि उसके पास सिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। उसने कहा, अब जाओ, भरोसा रखो, वर्ल्ड यूनाइटेड अकादमी जाओ। हालांकि अभी भी 1 महीना बचा था, लेकिन उसे लगता था कि मुझे नई जगह पर जल्दी जाकर माहौल समझ लेना चाहिए। जाने से पहले उसने मुझे ढेर सारे पैसे भी दिए। मैंने उससे पैसे लिए और कहा, उसकी मेहनत जरूर फल देगी। चलता हूँ अब वर्ल्ड यूनाइटेड अकादमी में एडमिशन के लिए। उसने कहा, तुम्हारा एग्जाम पास करने की दुआ करूंगी। पास होना तो लेटर जरूर लिखना। 20 दिनों की जर्नी के बाद मैं आखिरकार वर्ल्ड यूनाइटेड अकादमी पहुंच गया। पहली बार इतनी शानदार जगह आया था। अब कॉलेज एग्जाम के टिकट बांटना शुरू करेगा। यहाँ गिनती के टोटल एग्जामिनी थे, लेकिन पास होने वालों की संख्या सिर्फ 20 के करीब होती है। हालांकि किसी ने कहा सुना है, हर साल पास होने वालों की संख्या बदलती रहती है। किसी साल 50 ले तो किसी साल सिर्फ 1 ही लिया, कभी कभी तो सैकड़ों ले जाते हैं। ये सब हर साल डिफरेंट होता है। कुछ ही देर में एक रेड हेयर वाली औरत सबके सामने आ गई। उसने कहा, चलो अब काम शुरू करते हैं, एग्जाम के टिकट बांटे जाएंगे। सब लोग अपने सामने रखी क्वेश्चन पेपर उठा लो। कहते ही उसने उंगलियां चटकाई। उसकी आवाज के साथ ही एक गोल्डन लाइट ने सबको घेर लिया और सबके हाथ में एक पेपर दिखाई दिया। मेरे पेपर पर लिखा था, एग्जामिनी नंबर 513, तलवारबाजी कोर्स। वो औरत ऊंची आवाज में बोली, तुम में से कुछ लोगों को शायद ये देख सरप्राइज होगी कि इस पेपर पर सिर्फ तुम्हारा नंबर और तुम्हारा कोर्स ही लिखा है, लेकिन इसकी चिंता मत करो, हर साल ऐसा ही होता है। क्योंकि वर्ल्ड यूनाइटेड अकादमी तुम्हारी उम्र, जेंडर, नेशनैलिटी या कोई और वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा नाम भी कोई मायने नहीं रखता। एग्जाम पास करके पुल को पार करने का हक सिर्फ वही लोग कमाते हैं, और ऐसा करने के बाद ही उनसे नाम पूछा जाता है। चाहे तो पास होने वाले कैंडिडेट्स खुद को कोई भी फेक नाम दे सकते हैं। ये सुनकर मुझे सरप्राइज हुआ। मैंने तो कभी कहा नहीं कि मैं तलवारबाजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर उन्हें कैसे पता चला? असल में वो औरत हमारे चेहरे देखकर कोर्स डिसाइड करती है। उसने कहा, अगर किसी से गलती हो गई हो तो हैंड उठाए। वो खुद घुटने टेककर माफी मांगेगी। लेकिन ये इतना अजीब था कि किसी का यकीन नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था उनकी पहले से ही जासूसी की गई होगी या किसी ने माइंड रीडिंग वाला जादू इस्तेमाल किया होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब किसी ने हैंड नहीं उठाया तो उसने एग्जाम के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बात खत्म होते ही मेरे एग्जाम पेपर पर एक नंबर लिखा आया, तलवारबाजी कोर्स का एग्जाम पहले दिन सुबह 11 बजे होगी। मैंने मन ही मन गाली दी, पहले दिन ही मेरी बारी है। मैं तो थोड़ा रेस्ट करके हाथ ठीक करना चाहता था। उस महिला ने कहा, ये एक बार होने वाली प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो भी लेट होगा उसकी बिना कुछ सोचे समझे कैंडिडेसी खत्म मानी जाएगी। वो कहती है टाइम बदलने की उनकी कोई पर्सनल बातें सुनने को तैयार नहीं करते। मैंने अपने हाथ पर हाथ फिराया। कितना अच्छा होता अगर मुझे जख्म ठीक करने के लिए कुछ दिन और मिल जाते। दरअसल रास्ते में मेरी मुलाकात एक बड़े मॉन्स्टर से हुई थी और उसी वक्त फिर से मेरी वो सीक्रेट पावर काम आई, जिससे मैंने उस बड़े मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही बार में उड़ा दिया। उसके बाद मैंने बहुत देर तक रेस्ट किया था और इसीलिए कॉलेज के एग्जाम के लास्ट डे पहुंचा था। उस लड़ाई में मेरे हाथ में बहुत बुरी चोट लग गई थी। अब मैं जख्म लेकर ही एग्जाम दूंगा। जल्द ही एक स्टाफ मेंबर ने मुझे अखाड़े में एग्जाम देने बुला लिया। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए। कम से कम मेरा बायां हाथ तो ठीक है और दायां भी कुछ हद तक चल सकता है। एग्जाम पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए एग्जाम शुरू होते ही मुझे एग्जामिनर की कमजोरी का पता लगाकर फौरन उसे हरा देना है। उधर मेरे सामने एक एग्जामिनर से मुकाबला कर रहा था। एग्जामिनर ने झटपट झुककर नीचे वार किया और एक ही झटके में उस एग्जामिनी को उड़ा दिया। फेल एग्जामिनी ने अपना हथियार उठाया और वहां से चला गया। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे हाथ में इतनी चोट है कि उस एग्जामिनर को जल्दी हराना इम्पॉसिबल है। एग्जामिनर ने एक एग्जामिनी को हराकर मुझसे कहा, अब तुम्हारी बारी है, टाइम मत बर्बाद करो। मैं धीरे धीरे अखाड़े में चढ़ा। दिल में कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में बहुत चोट थी। एग्जामिनर हाथ पीछे किए खड़ा था। बोला, पहले तुम अटैक करो, भले ही फुल पावर से करना। ये सुनकर मैंने तलवार पर जोर से पकड़ बढ़ा दी। भले ही वो न कहता, मैं कोशिश पूरी करता। यही मेरा एक मौका था। अगले ही पल मैं जोर से बढ़ा और मुझे याद आया कि गुरु ने पहले सिखाया था कि तलवार सिर्फ हाथ से नहीं चलानी चाहिए। मैं एग्जामिनर के पास पहुंच गया और उस पर वार कर दिया। हालांकि मैंने गुरु के कहे अनुसार किया था, लेकिन पहले जैसा नहीं लड़ पा रहा था। हाथ की चोट का इफेक्ट
साफ दिख रहा था। अगर सिर्फ स्ट्रेंथ से ही आसानी से तलवार चल पाती तो कोई भी बॉडी बनाने की मशक्कत न करता। इधर एग्जामिनर को मेरी कमजोरी दिख गई और वो काउंटर अटैक करने लगा, लेकिन मैं उसे आसानी से हावी नहीं होने दूंगा। तभी मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि एग्जामिनर की तलवार इतनी स्लो क्यों लग रही थी। अगर एग्जामिनर वीक होता तो वो यहाँ खड़ा ना होता। ये मतलब कि मेरी स्पीड बढ़ गई है। उसने एक वॉर किया और मैंने आसानी से उसे रोक लिया। मैंने एग्जामिनर और गुरु में डिफरेंस समझ लिया। एग्जामिनर में ताकत तो बहुत थी, लेकिन उसकी स्पीड और स्किल गुरु से बहुत कम था। अगर मैं उससे मिली तलवारबाजी के दम पर लड़ूं तो शायद ताकत की कमी पूरी कर सकता हूं। मैं एग्जामिनर के साथ कई सेकंड तक लड़ता रहा। हवा में हमारी तलवारों की टकराहट की आवाजें लगातार आ रही थीं। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरी स्पीड एग्जामिनर से तेज हो रही थी, और मैं सही था। उसकी चाल मुझसे कहीं स्लो थी। एग्जामिनर के चेहरे पर घबराहट आ गई। वो तड़पने लगा। उसका वो चेहरा देखकर मुझे खुशी हुई। वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मैं समझ रहा था। मौका है उसे हराने का। जैसा गुरु ने पहले कहा था, उसे यकीन था कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा। एक जोर की आवाज सुनाई पड़ी। हमारी तलवारें फिर टकराईं। इस बार मैं हावी रहा। मैंने कलाई घुमाकर उसकी तलवार उड़ा दी और अब टाइम था काउंटर अटैक करने का। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस एग्जामिनर को हरा सकता हूं। भले ही दायां हाथ न चले, फिर भी उसे हरा सकता हूं। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत फास्ट था। उसने तुरंत तलवार वापस हाथ में लेकर 10 से ज्यादा काउंटर अटैक कर दिए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मैं उसकी हर चाल साफ देख रहा था, इसलिए हर बार बच निकलता था। मतलब मैं एग्जामिनर की हर चाल पढ़ चुका था। अगले ही पल मैंने बाएं हाथ से जोर लगाया और बिना किसी नखरे के सीधा उसके बॉडी पर तलवार से वार करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। इससे मुझे एक बात समझ आई, हम दोनों की ताकत का फर्क अभी भी बहुत था। एक हाथ से मैच जीतना उतना आसान नहीं था। भले ही हालत थोड़ी अजीब थी, लेकिन एग्जामिनर की हरकतें अब कच्ची होने लगी थीं। हालांकि थोड़ा रिस्क था, लेकिन शायद यही मौका था। फिर मैंने जानबूझकर एग्जामिनर के सामने एक कमजोरी दिखाई और वो मेरी चाल में आ गया। उस वक्त मैं बहुत घबरा रहा था, क्योंकि एग्जामिनर का वार मुझे झेलना था। इसमें जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए थी। एग्जामिनर बिना कुछ सोचे झट से तलवार चला दी। उसे लगा ये वार करते ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं हल्का सा हंसा। आखिर तुम्हारी गलती मिल ही गई। तुमने इतनी जोर से तलवार घुमाई कि ये मेरे अटैक का बेस्ट मौका था। फिर मैंने बॉडी झुकाकर सारी ताकत पैरों में लगा दी और एक झटके में वहां से गायब हो गया। अगले ही पल मैं एग्जामिनर की पीठ पर आ खड़ा हुआ। उससे ज्यादा आसान कोई मौका नहीं हो सकता था। एग्जामिनर की आंखों में हैरानी थी। वो कभी सोच नहीं सकता था कि मेरी स्पीड इतनी फास्ट होगी। मैं भी उसे सोचने का मौका नहीं देता, बस अब मैच खत्म कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैं वॉर करने वाला था, किसी ने आवाज लगाकर रोक दिया। मैंने तुरंत हाथ खींच लिया, तलवार उसकी पीठ पर टिका दी। मैं ऊपर की तरफ देखने लगा। क्या अब मुझे जीत चुका घोषित कर दिया जाएगा? मैंने तो अभी एग्जामिनर को हराया भी नहीं है। ऊपर वाले ने कहा कि एग्जाम का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए ये मैच ड्रॉ रहा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं तो टाइम भूल ही गया था। मुझे इस बात का बहुत मलाल था। ऐसा लग रहा था मैं गुरु की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। दिल बहुत हारा हुआ था। तलवार हाथ में पकड़े बार बार छोड़ता और फिर पकड़ लेता। फिर मैं घूमकर अखाड़े से बाहर चला गया। मैंने पूरी कोशिश कर ली थी। अगर हाथ में चोट ना होती तो मैंने उसे पलक झपकते ही हरा दिया होता। अगर मैं इतना भी नहीं जीत सकता तो आगे के काम और भी मुश्किल हो जाएंगे। फिर मैं धीरे धीरे मुड़ा। अगले साल तक मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, इसलिए फिर से एग्जाम देनी होगी। टाइम तेजी से बीता। हफ्ता गुजर गया। अकादमी के अंदर 6 आदमी एक बड़े गोल टेबल के आसपास बैठकर कंसीडर कर रहे थे। एक बुजुर्ग जो सबसे बोलता था, उसने कहा, इन कैंडिडेट्स के बारे में क्या राय है? जब सबने एग्जाम पूरी कर ली तो क्या कुछ कहना चाहिए? 2 टीचर्स ने कहा वो बहुत थक गए हैं। किसी और ने कहा सब मिलकर देखने का। ये तरीका बहुत अंडरएस्टिमेट करने वाला है। अगले साल हमें काम बांट लेना चाहिए। लेकिन किसी ने कहा हम अपनी सुविधा के लिए किसी टैलेंटेड की इग्नोर नहीं कर सकते। तभी उस बुजुर्ग ने गुस्से में हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कैंडिडेट्स के बारे में पूछा है, एग्जाम के ढांचे के बारे में। तब बुजुर्ग ने धीरे से हाथ फैलाया और फिर उन सब कैंडिडेट्स की फोटो उस कमरे में आ गई। वो इन फोटो को देखकर कैंडिडेट्स की महारत परखते हैं, फिर उनके स्किल और ताकत के हिसाब से ये सोचते हैं कि लेना है या नहीं। आखिरी बार तलवारबाजी के कोर्स की फोटो देखी जा रही थी। एग्जामिनर को हराने वालों के अलावा कैंडिडेट नंबर 5, जेड 17 और 753 स्पेशल थे। एक टीचर ने कहा, बाकी आ भी गए तो पाठ्यक्रम नहीं संभाल पाएंगे, बस इतना ही काफी है। कमरे में सन्नाटा था। बुजुर्ग अब भी फोटो देख रहा था। थोड़ी देर में उसने डिसीजन लिया, ठीक है, तलवारबाजी के कोर्स के लिए जो पास मान लिए गए, किसी को कुछ कहना है? तभी एक शख्स बोला, क्या तुम सबने 513 नंबर पर ध्यान दिया? बुजुर्ग की नजर थोड़ी मुलायम हुई। क्या 513 नंबर में कुछ स्पेशल है? ये कहने वाला प्रोफेसर अलीरेल था। उसने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, 513 के बारे में क्या ख्याल है? फिर सब टीचर्स ने उस कैंडिडेट पर फोकस किया। एक टीचर ने हल्की डिसमिस करते हुए कहा, ये बच्चा तो बहुत साधारण लगता है, वो भी बायां हाथ यूज करता है। उसने वो मैच देखा था, उसे लगा वो जीतने वाला था, लेकिन चालाकी से काम लेना पड़ा, जिससे हालत और मुश्किल हो गई। उसकी तकनीक तो अच्छी है,
लेकिन ताकत में कमी है। कुछ टीचर्स का कहना था कि वो पूरे मैच में दबा रहा। मैच देखने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये लड़का इस अकादमी के लायक नहीं है। सब ने फोटो हटा दी और सिर हिला दिया कि ये ठीक नहीं है। अली रेल कुछ कहना चाह रहा था लेकिन रुक गया। उसके मन में बहुत खुशी हो रही थी, इतने सारे लोग देख रहे हैं, फिर भी किसी का ध्यान नहीं गया। अगर सब इतने ही आंख मूंद कर चलेंगे तो सबको बैठाकर देखना बेकार है। लगता है ये ट्रेजर अपने लिए रखूंगा। अगले दिन सब चौक पर इकट्ठा हुए। मेरा कैंडिडेट नंबर 513 था। अगर मेरा ये पेपर जल गया तो मतलब मैं चुन लिया गया। तभी एक बड़ा ऐलान हुआ, तलवारबाजी कोर्स के पास होने वालों की लिस्ट अब जारी की जाएगी। कैंडिडेट्स चुन लिए गए हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब शुरू हो गया। ऐलान होते ही 2 लोगों के पेपर जल गए, नंबर 5 और नंबर 217। फिर नंबर 432 और 615 और फिर नंबर 753 और 925। बस यही सब हैं। कैंडिडेट्स तलवारबाजी कोर्स के लिए चुन लिए गए हैं। मैं सन्न रह गया क्योंकि मेरा पेपर तो जला नहीं, मतलब मैं फेल हो गया हूं। जो चुन लिए गए उन्हें कहा गया कि आज के एंड तक पुल पार करके रजिस्ट्रेशन करा लें। जो चुन लिए गए वो हंस रहे थे और मैं उदास था, बहुत सैड था। लगता है गुरु की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। पता नहीं अब क्या करूं, क्या रॉयल अकादमी चला जाऊं। जब मैं भी बाकियों की तरह सैड हो रहा था तभी ऐलान में एक बात ने हमें रोक दिया। उसके बाद कहा गया, अब डिवाइन आई के जरिए स्पेशल सिलेक्शन। अगले ही पल मेरे पेपर पर ब्लू लाइट दौड़ गई। कैंडिडेट नंबर 513 चुन लिया गया है। मेरे चेहरे पर सरप्राइज के भाव थे। बस ऐसा ही नहीं, और सबको भी बड़ा अजीब लगा। इस साल डिवाइन आई से स्पेशल सिलेक्शन होगा। ये कब का नहीं हुआ था। मैं सोच में पड़ गया, क्या सच में मैं चुन लिया गया हूं। किसी ने डिसमिस करते हुए कहा, फिर से डिवाइन आई का स्पेशल सिलेक्शन। बहुत दिनों से नहीं देखा। मैं इस डिवाइन आई के सिलेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता, पहली बार सुन रहा हूं। लेकिन वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तिरस्कार कर रहे हो। ये तो पिछले दरवाजे से आया है, दुनिया का बेस्ट कॉलेज भी गिर गया है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। पता चला कि डिवाइन आई से स्पेशल सिलेक्शन का मतलब ही पिछले दरवाजे से आना होता है। मुझे तुरंत अपने गुरु के बारे में सोच आया। मेरे पीछे तो कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है गुरु के कनेक्शन इतने फैले हों कि उसकी मदद से मैं इस अकादमी में दाखिल हो पाया। लेकिन जिन्होंने मेरी डिसमिस कर रखी थी उन्हें एक बुजुर्ग ने टोक दिया। उसने कहा, तुम दोनों रुको, इस डिवाइन आई के स्पेशल सिलेक्शन के बारे में ऐसे मत बोलो। डिवाइन आई का सिलेक्शन उन लोगों के लिए एक सम्मान की बात है जिन्होंने 100 सालों में अनगिनत हीरोज को जन्म दिया है। तुम जैसे कुछ बच्चों को क्या पता। वो दोनों हंसने लगे। बड़े लोगों को सिलेक्शन से प्यार है, वो तो पिछली बातें हो गई। अब वो सब फेल हो गए ना। उन्हें पता है कि डिवाइन आई के सिलेक्शन को लोग सम्मान नहीं देते। हाल के सालों में इस तरह सिलेक्शन में आए लोगों के नाम लिए, एमी वाइट, बेला ऑलब्राइट, लिक मुलर और जैकब ब्लूमफील्ड। ये सब डिवाइन आई से चुनकर आए थे, लेकिन ये सब बुरी तरह फेल हो गए। ये तो हम जैसे एग्जामिनीज को भी पता है। इसलिए अब डिवाइन आई का सिलेक्शन मजाक बन गया है। पिछले दरवाजे से आना। एमी वाइट, वो तो पिछले जन्म में तलवार देवता के बराबर बन गया था। उन्होंने जिस बेला ऑलब्राइट का नाम लिया वो दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी थी। वो तीनों कैलकुलेटर से लड़ने में जान बचाने वाले थे। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई कि वो भी चुनकर आए थे, मतलब अब मेरा नाम भी उनके साथ जुड़ जाएगा। ऐलान हुआ कि सबसे पहले 30 मिनट में एडमिशन की रस्म शुरू होगी। जिन्होंने कपड़े बदल लिए हैं वो मैं बिल्डिंग के सामने चौक पर आ जाएं। मैंने बाकी लड़कों की तरह कपड़े बदल लिए थे, लेकिन थोड़ी देर तक हम इंतजार करते रहे। हमें लगा जगह गलत हो गई। तभी एक टीचर हड़बड़ाते हुए हमारे पास आया। बोलता जा रहा था कि बहुत माफी, अरेंजमेंट में गड़बड़ी हो गई थी इसलिए देर हो गई। फिर उस टीचर ने हम सबको पीछे हटने को कहा ताकि वो सीढ़ी यहाँ रख सके। उसकी बात सुनकर सब 10 स्टेप्स पीछे हट गए और जमीन पर गोल्डन मैजिक देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि ये टीचर क्या करना चाहता है। उसने धीरे से हाथ जमीन पर रखा और जैसे ही रखा जमीन पर से गोल्डन लाइट फैलने लगी और चौक के अंदर भी एक बड़ा मैजिक सर्किल बन गया। फिर एक गोल्डन सीढ़ी बनकर सामने की बिल्डिंग से जा लगी। सब इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। कितनी बड़ी पावर है और ये मैजिक कितना डीप है। क्या ये है वर्ल्ड यूनाइटेड कॉलेज के मैजिक टीचर? बस एक पल में बिल्डिंग के दोनों तरफ गोल्डन सीढ़ियां बन गईं। इन लड़कों के मन में तारीफ के भाव थे। वो मैजिक टीचर हल्का सा हंसे। तुम लोग सीढ़ी पर चढ़कर अपनी मनपसंद जगह बैठ सकते हो। मैजिक टीचर ने सीढ़ी लगाने के बाद हमें ऊपर जाकर कहीं भी बैठने को कहा। सब उस बड़े मैजिक के बारे में तारीफ कर रहे थे। मैंने भी कोई जगह नहीं चुनी और खाली जगह देखकर बैठ गया। मुझे लगा वो लोग कॉलेज के क्वार्टर के सामने एडमिशन की रस्म करेंगे। कितनी वेस्ट है इस बड़े मैजिक को यूज करना। मेरे सामने किसी ने मन में सोचा, इतनी सारी जगह क्यों हैं? अगर महज 30 बच्चे ले जाएं तो इतनी जगह जरूरी नहीं। दूसरे ने कहा, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? उससे जवाब सुनकर किसी को शर्म नहीं लगी। उसने कहा, तलवार चलाने के अलावा उसे कुछ और नहीं आता, न ही कभी कुछ जानने की कोशिश की। उसने उंगलियां में चटकाई। तो सुन तो ले, वर्ल्ड यूनाइटेड कॉलेज का नाम ही बताता है कि यहाँ दुनिया भर से टॉप के लड़के आते हैं। सिर्फ हम ही थोड़े हैं, बल्कि पूरी दुनिया से जांच कर चुनते हैं। उसने हाथ उठाकर ऊपर देखने को कहा। देखो आसमान की तरफ। वो लड़का डर से सीधा हो गया। देखा तो आसमान में बहुत सारे हवाई जहाज और कुछ एनिमल भी थे। वो लड़का तो डर के मारे खड़ा हो गया। ये कितना अजीब है। मैंने भी हवाई जहाज के नीचे एक बोर्ड देखी। मुझे भी सरप्राइज हुआ। ये तो स्ट्रैटो हवाई जहाज है। मैं
पहले इस पर चढ़ चुका हूँ। उस वक्त मैं दबाने वाली टोली में था। ये दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाजों में से एक है। इसे महज एडमिशन की रस्म के लिए निकाला है, पर ये वर्ल्ड यूनाइटेड कॉलेज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने में उनकी शान दिखती है। हवाई जहाज ग्राउंड पर उतरा तो बहुत सारे लड़के अंदर आने लगे। ये सब दुनिया भर से आए थे। तभी एक बड़ा हैंड मंच पर रखा गया। लगता है सब आ गए, तो एडमिशन की रस्म शुरू करते हैं। आधे घंटे के स्पीच के बाद मुझे नींद आने लगी। मुझे लगा भले ही ये दुनिया का बेस्ट कॉलेज है, यहाँ की रस्म भी उतनी ही बोरिंग है। तभी मेरे बगल वाला लड़का उठ खड़ा हुआ। अब हर कोर्स के मुख्य लड़के अपनी बात रखेंगे। पहले नंबर पर लियोनहार्ट है, तलवारबाजी कोर्स का मुख्य लड़का। जब वो मंच पर दिखा तो सब हैरान थे। क्या ये वही है जिसने एडमिशन एग्जाम में पलक झपकते ही एग्जामिनर को हरा दिया था? कहानी है कि तलवारबाजी में वो किसी भी प्रोफेसर से मुकाबला कर सकता है, और यही है लियोनहार्ट एपीएस। सच में तलवारबाजी का कोई टैलेंटेड लड़का है। मैं भी उसे ध्यान से देख रहा था। ये लड़का बड़ा सुंदर है, हालांकि मैंने पिछले जन्म में उसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं सुनी है। लियोन ने पहले टीचर्स को नमस्कार किया, फिर पूछा कि क्या वो जो चाहे बोल सकता है। टीचर्स ने हाँ कर दी तो उसने बात शुरू कर दी। उसकी पहली ही बात सबको सरप्राइज कर गई। उसने कहा कि मुझे कॉलेज में एक कंप्लेंट करनी है। उससे पहले मैं उन सब लड़कों को नमस्कार करूंगा जो सही तरीके से चुनकर आए हैं। आप सबके साथ इस कॉलेज में चुना जाना मेरे लिए गर्व की बात है। आप सब मिलकर मेहनत करें ताकि हम दुनिया के लिए कुछ मायने रखने वाला काम करके निकलें। सबको ये बात बहुत साधारण लगी। उनकी बात में जान ही नहीं थी, बल्कि उसकी कंप्लेंट की तरफ सबका ध्यान था। भले ही नीचे खुशी के नारे नहीं थे, लेकिन लियोन को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हम हाई लेवल की सोच रखते हुए हैंड मिलाकर आगे बढ़ेंगे, इस ब्यूटीफुल कॉलेज के लड़के होने के नाते। फिर उसने मोर्चा बदलते हुए सीधे पीछे बैठे अलीरेल की तरफ देखा, लेकिन बदकिस्मती से हम में से एक को वहां नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है वहां बैठे डिवाइन आई वाले प्रोफेसर अलीरेल नहीं। प्रोफेसर अलीरेल ने सोचा भी नहीं था कि वो सीधा उसी पर निशाना साधेगा। ये नासमझ बच्चा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ के सब लड़के सख्त एग्जाम पास करके आए हैं। भले ही तुम जितने स्ट्रांग ना हो, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बाहर करना बेवकूफी होगी। अलीरेल ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मेरा डिवाइन आई कुछ अनफेयर कर रहा है? लियोन तो बस अलीरेल के इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मेरा मतलब उन लड़कों से नहीं है जो सही एग्जाम पास करके आए हैं। लियोन कह रहा था कि जिसे प्रोफेसर अलीरेल ने पिछले दरवाजे से घुसाया है, यानी तुम्हारा वो डिवाइन आई का स्पेशल सिलेक्शन। लियोन की बात सुनकर अलीरेल के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि हंसी आ गई। ये नासमझ बच्चा सच में मौत से नहीं डरता। उसे पता नहीं ये उसकी शेखी है या कॉन्फिडेंस। फिर लियोन ने बड़ा हाथ हिलाते हुए गुस्से से कहा, वो स्पेशल सिलेक्शन वाला सामने खड़ा हो। अपना यूनिफॉर्म वापस करके कॉलेज से निकल जा, क्योंकि तू यहाँ बैठने लायक नहीं है। हालांकि वहां से कोई नहीं उठा। मुश्किल से हम 30 के अलावा बाकी करीब 200 लड़कों ने तुम्हें देखा तक नहीं है। वो भी देखना चाहते हैं कि लियोन किसे कह रहा है। मैं भी इतने सबके सामने खड़ा होने की बेवकूफी नहीं करूंगा। पर लियोन की ये दुश्मनी आखिर है क्या? अच्छा हुआ लियोन मेरा चेहरा नहीं पहचानता, नहीं तो मुश्किल हो जाती। हो सकता है कि मैं खुद न दिखूं तो मामले में न पड़ूं। अलीरेल जोर से हंसा। लगता है इस साल के नए लड़के बड़े शरारती हैं। ये सुनकर लियोन को क्रोध आ गया। उसने कहा, प्रोफेसर मैं मजाक नहीं कर रहा, पिछले दरवाजे से लाना बंद करो। अगले ही पल अलीरेल लियोन की पीठ पर आ खड़ा हुआ और हल्के से बोला, तुम्हें लगता है तुम मेरे चुने हुए लड़के से भी ज्यादा स्ट्रांग हो? ये सुनकर सब दंग रह गए। लियोन तो तलवारबाजी का मुख्य लड़का है। अलीरेल को लगता है कि वो उससे भी वीकर है। ये सुनकर खुद लियोन हैरान था। उसने कहा, सर तुम मजाक कर रहे हो? मैं उस स्पेशल सिलेक्शन वाले लड़के से कैसे कम हो सकता हूँ? अहंकारी लियोन को अपमान लगा। फिर उसने सीधे अलीरेल की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो खुद को उससे बेहतर ही मानता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात गलत लगती है? अलीरेल को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे लियोन का ये रवैया पसंद आया। उसने कहा, तो फिर शर्त लगाते हैं। अब लियोन को समझ नहीं आया क्या शर्त लगानी है। सीधा उसे बुला लो, मैं उससे लड़ूंगा। अगर मैं हार गया तो खुद कॉलेज छोड़ दूंगा। लेकिन उसने बात झुकते हुए पूछा कि शर्त क्या है? ये सुनकर अलीरेल का चेहरा बदल गया। उसने कहा, शर्त है मेरी जॉब और उस बच्चे का कॉलेज में एडमिशन। ये सुनकर मैं और लियोन दोनों सन्न रह गए। मैं सोच रहा था ये अलीरेल कितना हिम्मती है, हालांकि वो बहुत रिस्क ले रहा है। अब मेरे हाथ में चोट है, मैं उससे नहीं लड़ सकता। क्या अलीरेल को ये नजर नहीं आ रहा? लियोन ने अपना सवाल पूछा, क्या तुम मुझे उस स्पेशल सिलेक्शन वाले लड़के से लड़वाने वाले हो? अलीरेल ने कहा, मैं इतना गंवार नहीं हूं कि तुम दोनों को लड़वा दूं, क्योंकि अगर वो फुल पावर लगा दे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक टीचर की हैसियत से मैं कभी अपने लड़कों की जान को डेंजर में नहीं डाल सकता। लियोन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ, चाहे मौत ही सामने क्यों ना आए। अपमानित महसूस करते हुए लियोन ने गुस्से वाला चेहरा दिखाया। लेकिन एरियल गंभीर है, इसलिए हम अब भी राक्षसों को दांव पर लगाएंगे। ये ज्यादा सेफ रहेगा। इसके अलावा एरियल ये भी जानता है कि लियोन को राक्षसों से निपटने में महारत है। लियोन के होंठ फड़के। लगता है तुम्हारी जानकारी बहुत अच्छी है। तो फिर दांव में क्या रखा है? एरियल ने एक बहुत ही आसान शर्त रखी, बस उसके बताए गए राक्षसों को मारना है। ये प्रतियोगिता कई चरणों में होगी।
हर चरण में राक्षस और भी शक्तिशाली होता जाएगा। जो पहले अपने राक्षस को नहीं मार पाएगा वो हार जाएगा। अगर वो हार गया तो मैं प्रोफेसर का पद छोड़ दूंगा और सभी स्पेशल एडमिट वाले छात्रों को निकाल दिया जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं तो बस अच्छे से तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ। अगर लियोन हार गया तो सब कुछ एरियल के कहने के मुताबिक होगा। एरियल चैलेंजिंग अंदाज में लियोन के सामने आया। बस बता, हाँ करता है या नहीं। हालांकि लियोन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी उसे पहले ये जानना था कि टारगेट क्या है। लियोन में एक बहुत अच्छी खूबी है, वो ये कि वो अंधाधुंध आत्मविश्वास नहीं रखता। हालांकि उसे लगता है कि वो किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना कर सकता है, फिर भी वो किसी अजीबोगरीब जाल में नहीं फंसना चाहता। ये सुनकर एरियल भी सहमति में सिर हिलाता है। फिर वो सोचने का नाटक करते हुए बोला, तो फिर पहला टारगेट ओंगर जनरल को कैसे रखते हैं? अगर तुझे बहुत आसान लगे तो मैं कुछ और मुश्किल राक्षस भी रख सकता हूँ। ये सुनते ही नीचे बैठे सभी छात्रों में हलचल मच गई। ये ओनेगर जनरल, उन जैसे लोगों का मुकाबला कैसे हो सकता है? पता नहीं, उस समय मैं बहुत उलझन में था। उसने खास तौर पर ओंगर जनरल को ही क्यों चुना? क्या वाकई इसमें कोई चाल है जैसा लियोन कह रहा था? लियोन ने मेज पर मुक्का मारा। एरियल प्रोफेसर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसने गुस्से से कहा। एक ओंगर जनरल, वो कोई ऐसा राक्षस नहीं है जिसे कोई अकेले मार सके। इस पर एरियल ने कहा कि वो उसे तुरंत ओंगर जनरल मारने को नहीं कह रहा है। वो टाइम लिमिट पूरे 1 साल की रखेगा, ये ठीक रहेगा ना? फिर भी लियोन को ये ठीक नहीं लगा। उसने कहा, अगर कोई सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद अकेले ही डिजास्टर लेवल के राक्षस को मार सकता है तो लोगों को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। आप कोई रियल टारगेट रखिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। एरियल प्रोफेसर की बात सुनकर मेरा मुंह थोड़ा खुल गया। फिर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे समझ में आ गया कि एरियल प्रोफेसर का क्या मतलब था। दूसरी तरफ लियोन, जो अब भी नहीं जानता था कि वो जाल में फंस चुका है, बोलता रहा, तुमने जानबूझकर ऐसा राक्षस चुना है जिसे कोई नहीं मार सकता, ताकि ये लड़ाई बिना किसी क्लियर विनर के खत्म हो जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लियोन का तर्क सुनकर एरियल बस कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, तो फिर एक शर्त और जोड़ देता हूँ। अगर कोई जीत नहीं होती तो तुझे जीत मानी जाएगी। लियोन के चेहरे के भाव अकड़ गए। यानी अगर वो लड़का ओगर जनरल को नहीं मार पाया तो एरियल प्रोफेसर खुद ब खुद बर्खास्त हो जाएंगे और सभी स्पेशल एडमिट वाले छात्रों को निकाल दिया जाएगा। एरियल ने मजे से लियोन की तरफ देखते हुए पूछा, तुझे ये शर्त कैसी लगी? लियोन को लगा कि एरियल पूरी तरह से पागल हो गया है। उसे लगने लगा था कि इस दांव का नतीजा पहले से तय था। एरियल प्रोफेसर हंसते हुए मुड़ा, मेरा ख्याल है तेरे पास और कोई बहाना नहीं होगा। तो फिर यही पक्का हुआ? लियोन ने फिर भी ठीक से न लगा तो पूछा, पहले क्लियर कर लूं, वो कोई कमजोर या ऐसा ओगर जनरल नहीं होना चाहिए, है ना? एरियल ने कहा, बिल्कुल। फिर उसने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लकीरें खींची। उसकी अंगूठी पर बैंगनी रंग की मैजिकल एनर्जी जमा हो गई। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना रही थी। एक पंखों वाली कलम हवा में लगातार कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखती रही। जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार होकर लियोन के सामने रख दिया गया। एरियल प्रोफेसर ने सभी बातें मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी थी। अगर लियोन को कोई समस्या नहीं लगती तो वो अभी साइन कर सकता था। लियोन ने बहुत ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पढ़ी। वो बिल्कुल सही थी। फिर उसने कलम उठाई और किताब में अपना नाम लिखा। उसने ये मुकाबला स्वीकार कर लिया। नाम लिखने के बाद लियोन को लगा कि उसकी जीत पक्की है। फिर भी उसने एरियल से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लड़का जीत सकता है? एरियल ने कहा कि उसे नहीं पता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत करता है। ये सब करने के बाद और फिर इसी बहाने रिटायर होना। कुर्सी पर बैठे हुए मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे लगा ये लोग बहुत बोरिंग हैं। हालांकि जब एरियल ने टाइम 1 साल करने की बात कही तभी मुझे कुछ अजीब लगा। क्या उसने वो भी गिन लिया जो मैंने स्कूल में भर्ती होने से पहले मारा था? बस तभी एरियल की नजर से मेरी नजर मिल गई। इससे मेरा दिल जोर से धड़का। उसकी नजर से मैं शायद सही समझ गया था। तो ये दांव शुरू से ही तय था। एरियल ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। उसकी नजरों में कितनी शरारत थी। सोचा नहीं था कि वो इतना चालाक है। एरियल प्रोफेसर और लियोन के बीच दांव तय होने के बाद मेरी पहली क्लास शुरू हुई, जिसका नाम था मैजिक की क्लास। तब मैजिक के टीचर ने धीरे से कहना शुरू किया। शायद किसी को हैरानी होगी, पहले ही दिन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन इस स्कूल के छात्रों को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। फिर उन्होंने मैजिक के सबसे बेसिक पार्ट के बारे में समझाना शुरू किया कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करें। हमारे अंदर एक अनदेखी एनर्जी होती है जिसे ईथर कहते हैं। अपने अंदर के मैजिकल सर्किट को चलाकर हम मैजिक कर सकते हैं। उस समय मैं सबसे आखिरी सीट पर बैठा था। मुझे पहले इस बात की चिंता थी कि पढ़ाई में पीछे न रह जाऊं, लेकिन अब तक तो ठीक लग रहा है। ये बात मैं ट्रेनिंग कैंप में भी सुन चुका था। मैंने आंखें थोड़ी नीचे की। अब एक और मुश्किल प्रॉब्लम है कि मैं ठीक इसी अहंकारी के साथ एक ही क्लास में पढ़ गया हूँ। मैंने मन में दुखी होकर सोचा, मेरे पास अब तुम्हारी झंझटों से उबरने का टाइम नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ कि तू ये न जान पाए कि मैं स्पेशल एडमिट वाला छात्र हूँ। लेकिन मेरे चेहरे के भाव टीचर ने देख लिए। वो सबसे दाहिनी तरफ वाले छात्र, तू कुछ बोर होता हुआ लग रहा है। यानी ये मैजिक के टीचर मुझ पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। अभी क्लास शुरू हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तू इधर उधर देखने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे ऐसे पकड़ लेंगे। मैं तो क्लास की आखिरी पंक्ति में बैठा था। मैंने जल्दी से सॉरी बोला। अगले ही पल टीचर ने किताब बंद की और कहा, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो पूरी क्लास को दिखा क्यों नहीं देता? टीचर ने अंदाजा लगाया कि मैं बेसिक मैजिक कर लूंगा।
लेकिन जब टीचर आगे कुछ कहने लगे तो मैंने उन्हें टोक दिया, टीचर मुझे माफ करें, हम तलवार चलाना सीखने आए हैं। मुझे लगता है अगर मैजिक नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। टीचर ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, भले ही रियल फाइट में तू केवल तलवार ही यूज कर सके, फिर भी मैजिक की बेसिक बातें जाननी ही होंगी ताकि मैजिक करने वालों के साथ मिलकर लड़ सके। तुझे कम से कम बेसिक मैजिक तो सीखना ही पड़ेगा और उसे यूज करने का एहसास भी करना होगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा। उनकी बातें बिल्कुल ट्रेनिंग कैंप के टीचर जैसी थीं। तो क्या जो मंत्र वो हमें याद कराएंगे वो भी वही होंगे? अगले ही पल मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, क्या हमें ईथर बुलेट वाला मंत्र सीखना है? मैजिक के टीचर के चेहरे के भाव थोड़े अजीब हुए। क्या तू ये जानता है? तो क्या तू ईथर बुलेट यूज कर सकता है? सच में सोचता हूँ उस नर्क जैसे ट्रेनिंग कैंप का टाइम वेस्ट नहीं गया। टीचर ने सोचा ये अच्छा मौका है, उससे एक मुकाबला करवाया जाए। लियोन, तू भी ईथर बुलेट का प्रैक्टिस करता है ना? तब लियोन धीरे से खड़ा हुआ। हाँ टीचर, मैंने भी ईथर बुलेट का प्रैक्टिस किया है। लेकिन ऐसा कहना प्रोफेसर, मेरी ट्रेनिंग सिर्फ तलवारबाजी तक ही लिमिट नहीं है बल्कि मैजिक में भी है। एक्चुअली स्कूल में भर्ती होने से पहले ही मैंने ऐसा कर रखा था। क्या उसे मेरे साथ रियल मुकाबला करवाना थोड़ा जोखिम भरा नहीं होगा? प्रोफेसर ने कहा कि कोई बात नहीं, चाहे ताकत का फासला कितना भी हो, वो केवल ईथर बुलेट का यूज करेंगे, उसकी मौत नहीं होगी। और मैं तुझे ये नहीं बता रहा कि आसानी से मत ले, क्योंकि तेरे पीछे वो भूरे बालों वाला यानी इसी साल का आई ऑफ गॉड स्टूडेंट है। तो बस दिखा दे अपनी कला। ये सुनकर सबने मुड़कर देखा। उस यस स्टूडेंट को देखने को उत्सुक थे। इससे मुझे कुछ बुरा लगा, जैसे कोई बेहद मुश्किल सिचुएशन आ गई हो। पता नहीं सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उस बूढ़े कमीने ने सब कुछ बता दिया। टीचर भी उस समय मुझे गिड़गिड़ाती नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, देखता हूं तू कितना ताकतवर है जो मेरी क्लास में ध्यान नहीं देता। फिर लियोन धीरे से खड़ा हुआ और बोला, तो फिर मुझे इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। लियोन ने मुंह घुमाया, उसकी नजरों में गुस्सा भरा था। मैं दिखा दूंगा कि ये स्कूल कैसी जगह है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि लियोन मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखता है। तू अपना जीनियस बन, मैं अपना स्पेशल एडमिट वाला बनूं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। मेरे चेहरे पर हाई लॉकी के पसीने आ गए। पता नहीं ये लियोन मुझे कब तक परेशान करेगा। थोड़ी देर बाद मैं और लियोन दोनों क्लास के स्टेज पर आ गए। टीचर ने कहा कि जब वो सिग्नल दे तो अपने प्रतिद्वंद्वी पर ईथर बुलेट छोड़ना। एक्चुअली मेरे मन में थोड़ा सहमा हुआ था। मैंने तो ट्रेनिंग कैंप में कुछ ही दिन मैजिक सीखा था। उन्होंने कहा भले ही मेरी मौत ना हो, लेकिन लगता है बिना चोटिल हुए बच निकलना मुमकिन नहीं है। टीचर ने शुरू करो कहा तो लियोन ने जल्दी से अपने हाथ में ईथर बुलेट बनाई और ढीठपन से बोला, दिखा दूंगा हमारे बीच का फर्क। उस समय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने हाथ फटकारा और उसी सीखी हुई ईथर बुलेट को दिखा दिया। लियोन के हाथ से ईथर बुलेट छूटी, लेकिन उसका साइज कितना छोटा था, जबकि मेरी तरफ से एक तोप के गोले जितनी बड़ी ईथर बुलेट निकली। लियोन के मैजिक से डिफरेंस लगभग 300 गुना था। इस पल मैं और लियोन दोनों सन्न रह गए। उसे हैरानी थी कि मेरी ईथर बुलेट इतनी बड़ी कैसे है, और मेरी हैरानी थी कि उसकी ईथर बुलेट मुझसे अलग कैसे है। लेकिन अब मैं ईथर बुलेट छोड़ चुका था। रोकना इम्पॉसिबल था। उस समय लियोन तो डर के मारे ही बेहाल हो गया था। इतनी ताकत वाली ईथर बुलेट अगर उसे लगती तो उसकी मौत पक्की थी। बस अब टीचर ने तेजी से हाथ उठाया। उनके हाथ पर एक सुनहरा मैजिक उभरा और इस मैजिक से एक ढाल बन गई जिसने ईथर बुलेट को रोक दिया। इससे लियोन की जान बची। टीचर के मन में बहुत आश्चर्य था। सच में बड़ा खतरे वाला मामला था, पर वह इतनी बड़ी ईथर बुलेट कैसे बना सकता है? लेकिन उनके समझने से पहले ही जो ढाल उन्होंने बनाई थी उसमें दरारें पड़ने लगी। अगले ही पल पूरी ढाल फट गई और भारी धमाके के साथ उन दोनों को उछाल दिया। उस तेज लहर ने सबकी आंखें खोलना मुश्किल कर दिया। लियोन का बॉडी पीछे की ओर उछलता गया। उसे बहुत जोर का धक्का लगा। टीचर तुरंत दौड़कर वहां गए और पूछा, तू ठीक है? पास जाकर देखा तो लियोन का बॉडी कांप रहा था। फिर उसने मुश्किल से उठते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन टीचर के सेफ्टी ढाल के कारण ही वो बच पाया। लियोन के बॉडी का मुआयना किया और कुछ नहीं लगा तो टीचर की नजर खड़ी हो गई। वो मुंह ही देख रहे थे। अगर ढाल ने उस धमाके को रोका ना होता तो वो वार सीधे उसकी जान ले लेता। ये युवक आखिर है कौन? टीचर ने लगा कि इस बारे में मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए। उन्हें अभी भी मुझसे कुछ पूछना है, क्योंकि प्रोफेसरों में भी कोई इतनी बड़ी ईथर बुलेट नहीं कर सकता था। उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई नई दुनिया मिल गई हो। इसी समय मैं भी हैरानी से अपने हाथ को देख रहा था। उसने जो ईथर बुलेट छोड़ी वो मुझसे अलग कैसे थी? जो ईथर बुलेट लियोन ने छोड़ी थी वो बिल्कुल कमजोर थी। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने यूज किया था। ये मंत्र जो मैंने दबोचने वाली सेना में सीखा था, क्या ये स्कूल में सिखाए जाने वाले मंत्र से अलग हो सकता है? आखिरकार ये तो आने वाले 10 सालों का मैजिक सिखाना था। फिर भी मैंने झिझकते हुए टीचर से पूछ ही लिया, क्या मैंने मंत्र गलत यूज किया है? टीचर ने एक गहरी सांस ली। तूने जो मंत्र अभी यूज किया वो बिल्कुल ईथर बुलेट ही था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन तेरी ईथर बुलेट की क्वालिटी अलग है। तूने जो दिखाया वो बिल्कुल साधारण ईथर बुलेट नहीं थी। टीचर के नॉलेज के अनुसार ये एक तरह की सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट होनी चाहिए। ये बात सुनकर सारे छात्र सन्न रह गए। उन्होंने कभी सुपर कंप्रेस्ड मैजिक का नाम भी नहीं सुना था। फिर टीचर ने मेरे मैजिक को हूबहू दोहराने की कोशिश की, लेकिन जो उन्होंने बनाया वो मुझसे बहुत छोटा था। ये एक ऐसी ताकत थी जिसे उनकी प्रोफेसर वाली हैसियत भी मुश्किल से
से हैंडल कर सकती थी। लेकिन उस पल में मैंने न केवल सक्सेसफुली उसे चलाया बल्कि उसे एक मंत्र में भी बदल डाला। पूरे स्कूल में कोई भी वो करतब दोहरा नहीं सकता था जो मैंने दिखाया था। नीचे सब छात्र आपस में फुसफुसा रहे थे। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी ताकतवर ईथर बुलेट देखी है। क्या यस को स्पेशली भर्ती करने का मतलब यही था? तो उन्हें पहले ही उसे सीधे मैजिक की क्लास में भर्ती करना चाहिए था, न कि उसके लिए अलग से कोई चैनल बनाना चाहिए था। ये बात भी ठीक नहीं बैठती। नीचे अपने साथियों की चर्चा सुनकर मैं सोचने लगा, दबोचने वाली टीम के ट्रेनिंग कैंप में सीखे गए सारे मंत्र ऐसे ही थे। सच में कहूं तो उनमें से भी मैं वो था जिसमें इसकी सबसे कम समझ थी। इसलिए मुझे प्रोफेसर की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं आया। प्रोफेसर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? बस सही प्रैक्टिस से कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है। ये सुनकर प्रोफेसर जोर से हंसने लगे। इससे मुझे और आश्चर्य हुआ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? प्रोफेसर और भी जोर से हंसने लगे। तू तो सच में जीनियस है। मुझे लगता तलवार सीखना तो वेस्ट होगा। ये बात अचानक सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। इतना भी बढ़ा चढ़ा नहीं था ना। प्रोफेसर एक झटके में मेरे पास आकर खड़े हो गए। तू सीधा मैजिक डिपार्टमेंट में चला जा, मेरा निजी शिष्य बन जा। मैं तेरी गारंटी दूंगा और आगे से तेरी मैजिक की पढ़ाई मैं खुद कराऊंगा। मुझे लगता है तलवारबाजी की तुलना में तुझमें मैजिक की बेहतरीन समझ है। मैंने सीधा ही प्रोफेसर का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। कोई बात नहीं, मुझे अब भी तलवार ही सीखनी है। लोग मुझे पहले ही कह चुके हैं कि मुझमें मैजिक की अच्छी समझ नहीं है। प्रोफेसर ने मेरा इनकार करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों ने ये कहा वो बस बेसमझ हैं। तू तो कंप्रेशन तकनीक में महारत हासिल कर चुका है और इतनी छोटी उम्र में सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट का मंत्र बना दिया। स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो तू अनुपम जीनियस है। मैं इसकी गारंटी खुद देता हूँ। हालांकि प्रोफेसर को नहीं पता कि कौन बेवकूफ था जिसने कहा कि तुझमें मैजिक की समझ नहीं है, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि वो लोग कुछ नहीं जानते। ग्रे, क्या तू सच में मैजिक की पढ़ाई नहीं करना चाहता? प्रोफेसर द्वारा कहे गए शब्दों से नीचे की भीड़ में हलचल मच गई। एक प्रोफेसर जो कम ही किसी की तारीफ करते हैं इतनी सारी बातें कह रहे हैं, ये बड़ी हैरानी वाली बात थी। प्रोफेसर ने उंगली उठाकर कहा, अगर तूने मैजिक नहीं सीखा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि मैजिक के साथ ये बहुत बड़ा क्राइम हो। मैजिक के प्रोफेसर को उम्मीद थी कि मैं मैजिक की पढ़ाई में आ जाऊं। अगर मैं नहीं आया तो ये मैजिक की दुनिया का नुकसान होगा। मैं हंसते हुए बोला, प्रोफेसर इतना बढ़ा चढ़ा मत बोलिए। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। प्रोफेसर ने अभी ईथर कंप्रेशन तकनीक का जिक्र किया था। मुझे लगता है ये नाम मैंने पहले कहीं सुना था। मेरी यादें पुरानी हो गईं। किसी ने मुझसे कहा था, तुम ओडी यानी ओवरड्राइव के बारे में नहीं जानते, इसलिए बेहतर तरीके से मैजिक कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने अंदर के ईथर को दबाकर रखना चाहिए और फिर केवल उन हिस्सों को इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए जिनमें ओडी गलती से मिल जाए। उस दौर में पढ़ाने वाले टीचर ने ऐसा ही एक वाक्य कहा था। अब सोचने पर बड़ी हास्यास्पद लगती है वो बात। तो फिर मैंने पूछा, प्रोफेसर क्या आपने कभी ओडी के बारे में सुना है? प्रोफेसर ने अनजान बनते हुए कहा, ओडी क्या चीज है? प्रोफेसर की रिएक्शन देखकर मैंने एक बात पक्की कर ली। इस समय दुनिया को अभी ओडी के बारे में पता नहीं है। अगर ऐसा है तो मैंने पहले जो कुछ दबोचने वाली सेना में सीखा था वो सब भविष्य के समय की बातें निकली। दुनिया ने अभी तक इन चीजों को डिस्कवर नहीं किया था। मुझे बहुत सोच समझकर बताने वाला व्यक्ति चुनना होगा, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। प्रोफेसर उत्सुकता से पूछ रहे थे, क्या तू सच में मैजिक की पढ़ाई में नहीं आना चाहता? प्रोफेसर के प्रपोजल पर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तलवारबाजी ज्यादा पसंद है। आपके बुलावे का तो शुक्रिया, लेकिन डर है मैं ये बात ठुकरा दूंगा। प्रोफेसर ने हाई लॉकी के साथ कहा, जब तूने मन बना लिया तो लगता है अब कोई उपाय नहीं। लेकिन प्रोफेसर ने हार नहीं मानी। अगर कभी मेरा मन बदले तो कभी भी आकर उनसे मिल सकता हूँ, किसी भी टाइम। मैंने सिर खुजाते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस की। बहुत शुक्रिया आपके प्रपोजल के लिए। फिर प्रोफेसर ने कहा कि मैं अपनी जगह पर वापस जाऊं। अगर क्लास में कहीं और देखूं तो वो मुझे डांटेगा नहीं, और अगर मुझे उनकी क्लास बोरिंग लगे तो कभी भी जा सकता हूं। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फाउंडेशन कोर्स मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है। नीचे छात्र चर्चा करने लगे, ये आदमी बहुत जोरदार है। मुझे यकीन नहीं होता कि कार्लोस प्रोफेसर इतना उसकी इज्जत कर रहे हैं। आज तो सबने खूब नजारा देख लिया। मुझे जाते हुए देखकर लियोन 2 कदम आगे बढ़ा। उस समय उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसके दिल में एक कली खिली। अब उसे घमंडी बनने वाला लियोन ग्रे को पूजने लगा था। इससे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे चिपक ही जाए। क्लास खत्म होने के बाद मुझे एरियल प्रोफेसर की चिट्ठी मिली। आज स्कूल के बाद मेरे ऑफिस में आना। ये मेरे लिए थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था। क्या कार्लोस प्रोफेसर ने कोई चाल चली है एरियल प्रोफेसर को मुझे मैजिक डिपार्टमेंट में डालने के लिए मनाने के लिए? जल्द ही मैं एरियल प्रोफेसर के दरवाजे पर पहुंच गया। दुआ है कि ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया, देखा तो ये दरवाजा बिना ताले का था। थोड़ी देर तक आवाज ना आई तो मैं अकेले ही अंदर घुस गया। मैंने कहा, बेअदबी के लिए माफ करना। लेकिन अगले ही पल एक तलवार मेरी तरफ उछली। उसे पाकर मैंने लगभग बिना सोचे ही अपनी कमर से तलवार निकाल ली। फिर हाथ घुमाकर उसने मुझ पर हमला किए हुए व्यक्ति का हथियार उड़ा दिया। पूरी एक्टिविटी ऐसे ही चल पड़ी जैसे पानी बह रहा हो। एक लड़की हैरान थी, शायद इस बात पर कि इतनी जल्दी मैं कैसे ऐसी रिएक्शन दे सकता हूँ। उसे नहीं पता था कि एक्चुअली मेरा बॉडी अपने आप ही ऐसी रिएक्शन दे रहा था। लेकिन ये आखिर है क्या? मैं अंदर आते ही हमले की चपेट में आ गया। बस तभी मेरी आंखें फैल गईं। ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लगता है कहीं देखा है। लड़की ने धीरे से घूमकर देखा।
उसके बाल नीले थे, आंखें सुनहरी, चेहरा बहुत प्यारा था। पास में ही बैठे एरियल ने हंसते हुए कहा, तू तो काफी चालाक है, लगता है मेरी निगाहें सही रहीं, तुझे स्कूल में भर्ती करना सही डिसीजन था। उसके पास ही दो गुरु खड़े थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी रिएक्शन इतनी तेज हो सकती है। बेला, तूने कहीं आसानी से तो नहीं छोड़ा? तेरे गुरु ने तुझे ऐसा कहा था ना कि थोड़ी कम ताकत लगाने को। तेरी चाल तो बिल्कुल दोष रहित थी, लेकिन तेरी तलवार इतनी आसानी से उड़ गई, ये बहुत अजीब है। ये वही था जिसने मुझे मैजिक की क्लास पढ़ाई थी। एरियल उनकी बातों में बिल्कुल नहीं पड़ा। तुम दोनों सच कह रहे हो, ऐसी बातें कह रहे हो। अगर तुम ये भी नहीं देख सकते कि उसने कुछ बख्शा है या नहीं, तो प्रोफेसर का ओहदा छोड़कर क्यों नहीं देते? वो आदमी बस हंसा, बस मजाक था। एरियल, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? फिर हंसते हुए उस व्यक्ति ने अपने हाथ के गोल्ड कॉइन एरियल को दे दिए। मुझे अपने सामने उनका जुआ खेलते देख मैंने धीरे से तलवार म्यान में रखी। ये बड़ा ही घृणित लग रहा था। फिर मैंने बोलना शुरू किया, तुम लोग मुझ पर सट्टा तो नहीं लगा रहे थे? एरियल ने इस बात से इनकार नहीं किया। हम अभी सच में शर्त लगा रहे थे कि तू बेला के सडन अटैक को झेल पाएगा या नहीं। तेरी बदौलत मैंने बहुत सारे कॉइन जीते। फिर उसने अपना अंगूठा दिखाकर मुझे एक कॉइन उछाल कर दिया। ये तेरा हिस्सा है। ये देखकर मेरे मन की सारी अनहैप्पीनेस गायब हो गई। ये एक कॉइन मेरे 1 साल के खर्च के बराबर था। वहां मौजूद गुरु में से एक ने मेरा हाथ देखते हुए कहना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसा एरियल ने कहा था। इस छोटी सी टक्कर से पता चलता है कि ऐसा लग रहा है उसने जानबूझकर अपने चलने वाले हाथ का यूज नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने उस हाथ को बचा रहा हो जो हिल ही नहीं सकता। पास के एक और गुरु ने भी बोलना शुरू किया, लगता है उसका दाहिना हाथ जरूर चोटिल है और बहुत ही सीरियसली चोटिल है। उसकी मांसपेशियों पर ऊपरी तौर पर नजर आने वाली फिजिकल डैमेज की बात तो छोड़िए, बल्कि ऐसा लगता है कहीं गहरी ही चोट है, क्योंकि साधारण चोट ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं करती। लगता है उसके हाथ पर कोई जोरदार चोट लगी होगी या फिर उसने बहुत ज्यादा भार सहन किया होगा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे पुरानी बीमारी हो जाए। इससे मेरे मन में बहुत आश्चर्य हुआ। सचमुच वर्ल्ड यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के गुरु हैं, बस एक नजर देखकर इतनी सारी सही बातें निकाल सकते हैं। दोनों ने हंसते हुए कहा, अगर इतना भी न देखा जाए तो हम इस स्कूल के प्रोफेसर बनने लायक नहीं हैं। लेकिन लगता है एरियल प्रोफेसर ने एग्जाम के समय ही ये पहचान लिया था। एरियल ने सोचा ये दोनों बहुत शोर मचा रहे थे, जब समझ ही गए तो प्लीज दोनों जा सकते हैं क्या? वो मेरा छात्र है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों को सब कुछ मालूम है। जाने से पहले दो गुरुओं ने एक और बात कही, हम मानते हैं उसमें पोटेंशियल है, कम से कम अभी तो ऐसा ही लगता है। आशा है तुम उसे अच्छे से पढ़ा सको, लेकिन एक बात और भी तुम्हें याद रखनी चाहिए, अगर वो घाव कभी ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी स्कूल में एंट्री के मापदंड पर खरा नहीं उतरता। इसलिए आगे स्कूल में उसे बहुत मुश्किल होगी। ये बात तुम्हें अच्छे से याद रखनी चाहिए। दो गुरुओं की बातों ने मुझ में खतरे की भावना पैदा कर दी। लगता है हाथ ठीक करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। दो गुरुओं के कमरे से जाने के बाद कमरे में हम 3 ही रह गए। फिर मैंने एरियल को कहते सुना, खैर खाना दोषों का काम तो हुआ, अब आते हैं मैजिक की बात पर, और साथ ही उस लड़की के बारे में भी जो साथ खड़ी है। आज एरियल ने एक बात सुनी कि मैंने कार्लोस प्रोफेसर की क्लास में सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट का यूज किया था। ये बात कार्लोस प्रोफेसर ने खुद जाकर उन्हें बताई थी। आज वो खास तौर पर एरियल प्रोफेसर के दफ्तर आए थे और मुझे मैजिक डिपार्टमेंट में भेजने की गुजारिश की थी, लेकिन एरियल ने इनकार कर दिया। उस समय एरियल ने धीरे से अपने हाथ की कॉफी रखी। एरियल की नजरों में मैं छिप नहीं सकता था। एरियल देख सकता था कि मैं तलवार चलाने के लिए ज्यादा काबिल हूँ, ना कि मैजिक करने के लिए। उसकी आंखें देखकर मैं हैरान रह गया, उसकी पुतलियां कैसे बदल गईं। एरियल ने कहा कि मैं मैजिक के कंप्रेशन में कुशल नहीं लगता, यहाँ तक कि मैंने उसे सीखे जाने के कोई लक्षण भी नहीं दिखाए। ये सुनकर मैंने डरते हुए थोड़ा पानी पी लिया। उसकी आंखों ने बस एक बार देखकर बता दिया, लगता है उसके सामने झूठ बोलना ठीक नहीं है। मैंने सीधा मान लिया, मैंने सच में कभी खास कंप्रेशन का प्रैक्टिस नहीं सीखा। मेरा जवाब पूरी तरह से एरियल की सोच में था, क्योंकि उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन वो बहुत जानना चाहता था कि आखिर मैंने क्या ट्रिक अपनाई। उसने मुझसे वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा, बल्कि मेरा बदला भी लेगा। और वो इस कंप्रेशन वाले मैजिक को सीखने की जिद इसलिए कर रहा था क्योंकि ये उसके साथ खड़ी लड़की के फ्यूचर से जुड़ा था। मैं चाहता हूँ तू उसकी टीचर बन। एरियल मुझसे कंप्रेशन मैजिक के मंत्र लेना चाहता था और वो चाहता था कि मैं बेला की टीचर बन जाऊं। क्या एरियल प्रोफेसर मुझे यहाँ बुलाकर सिर्फ बेला के लिए तो नहीं था? एरियल ने कहा, हाँ, हालांकि वो मैजिक के थ्योरी में जीनियस है, लेकिन एक्चुअल यूज में वो बहुत पीछे है। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ईथर कंप्रेशन तकनीक को सही से अपना ही नहीं पाती। यही वजह है कि वो सुपर कंप्रेस्ड ईथर नहीं बना पाती। मैं पिछले जन्म में ही बेला अल्ब्राइट को रिडीमर के नाम से सुन चुका था, तो ये उसकी वजहों में से एक थी। एरियल प्रोफेसर ने कार्लोस प्रोफेसर से सुना था, जब मैं सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट यूज कर रहा था तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं ईथर को कंप्रेस कर रहा हूँ। अगर कोई तरीका है जिसमें ईथर को एक्चुअली कंप्रेस किए बिना ही सुपर कंप्रेस्ड ईथर यूज किया जा सके तो उसे ब्रैडली
प्रोफेसर के पास नहीं भेजना पड़ेगा। मैंने धीरे से कॉफी का कप रखा और लगातार ब्रैडली प्रोफेसर शब्द को दोहराता रहा। अगले ही पल मैं सन्न रह गया। क्या आप वेरियन ब्रैडली प्रोफेसर की बात कर रहे हैं? एरियल ने सिर हिलाया। मुझे पता है तूने उसके बारे में सुना है और मेरा उसे जानना भी जरूरी है। वो कुख्यात है। उसने इंसानों पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट किए और इस दौरान बहुत से लोगों को मार डाला। इसके अलावा उसने कई बार मैजिकल डिजास्टर पैदा किए जिनकी वजह से हजारों की तादाद में लोग मारे गए। वो हिस्ट्री का सबसे बदतरीन मैजिकल क्रिमिनल है। वो आज भी इस टाइम पकड़ा नहीं गया है। अगर बेला साल के अंत तक सुपर कंप्रेस्ड ईथर नहीं बना पाई तो उसे वहां भेज दिया जाएगा। ये सुनकर मुझे बुरा लगा। बेला को वहां भेजना और मौत के मुंह में धकेलना एक जैसा ही है। वहां तो बहुत ही बर्बर इंसानी एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ, उस ऑपरेशन के जरिए मैजिक की ताकत तो बढ़ा देता है, लेकिन एक्चुअली वो इंसानी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट होता है। इसलिए बेला की जान तेरे हाथों में है। हालांकि ऐसा मामला अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन अफवाह है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत सी लड़कियां मर चुकी हैं। कुछ तो मर गईं और कुछ तो बर्बाद हो गई। ये बहुत ही डेंजरस और डरावना है। अगर वो सुपर कंप्रेस्ड ईथर नहीं बना पाई तो उसके सामने दो ही रास्ते होंगे, या तो स्कूल से निकाले जाना या फिर एक्सपेरिमेंट करवाना। एरियल प्रोफेसर के दांत किटकिटा रहे थे। मैं चाहूंगा कि तू स्कूल से चला जाए, बजाय इसके कि तू उस आदमी के एक्सपेरिमेंट्स का शिकार हो। मैंने उसके सवालों का जवाब देने की जल्दी नहीं की, बल्कि ध्यान से सोचा। जो मैजिक मैंने अब सीखा है वो उस टाइम के नॉलेज से परे है जो अभी मौजूद नहीं है। अगर मैंने ये बता दिया तो हो सकता है हिस्ट्री की रफ्तार बदल जाए। बेला के हाथ कांपने लगे थे। वो सच में चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन वो मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की जिद नहीं कर रही थी। और ये सब मैं भी देख रहा था। बेला तो फ्यूचर की मुख्य ताकतों में से एक है। उसे बिल्कुल कोई खतरा नहीं होना चाहिए। एक हिसाब लेने वाला तो बहुत ही पावरफुल होता है। उसकी मदद के लिए एक और ताकतवर हो तो काम बहुत आसान हो जाता है। मैंने खुद उस मायूसी का एक्सपीरियंस किया था। मैं उसे दोबारा फील नहीं करना चाहता। अगर फ्यूचर मेरे डायरेक्शन में थोड़ा बदल भी जाए तो दुनिया को बचाने वाली टीम में लोग सच में बेला का फेट बदल सकते हैं। उस फ्यूचर को, जिसे लोग नर्क कहते हैं, बदलना ही बेहतर होगा। अगले ही पल मैंने कोई डिसीजन कर लिया और कॉफी के कप को जोर से टेबल पर रखा। मैंने बेला की तरफ देखकर एक मुस्कान बिखेरी। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे सिखा दूंगा कि सुपर कंप्रेस्ड बुलेट कैसे यूज करते हैं। तू काबिल है, बहुत जल्द सीख जाएगी। 3 घंटे बाद मैदान में मैंने एक ब्लैक बोर्ड लगाया और उस पर मैजिक से जुड़े बहुत सारे बेसिक थ्योरी समझाए। ये सब सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट से संबंधित थे। यही वो सब कुछ है जो मैं मैजिक के बारे में जानता हूँ। जैसा कि पहले वादा हुआ था, ये बात किसी को ना बताना कि मैंने तुम्हें ये सिखाया है। इस बात पर बेला और एरियल प्रोफेसर ने उन्हें निश्चिंत रहने को कहा। उन्होंने तो मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अगर कभी उसका उल्लंघन हुआ तो मौत हो जाएगी, इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बेला की तरफ देखा तो मैंने जो कुछ भी समझाया उसे सुनकर कुछ ख्याल आया। अगर कुछ हो तो बेझिझक पूछ सकती हो। इस पर एरियल प्रोफेसर का बस सिर दर्द ही हुआ। हालांकि उसे मैजिक भी आता था, लेकिन वो तलवार चलाने में ज्यादा कुशल था। मेरी समझाइश में सिर्फ ओडी को समझ पाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने जो मैजिक के बारे में राज खोले वो उसकी कल्पना से परे थे, जिससे उसका दिमाग एक साथ सब कुछ अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा था। उस समय बेला धीरे से आगे बढ़ी। हालांकि तूने जो मैजिक समझाया वो बहुत पेचीदा था, लेकिन उसका तरीका बहुत क्लियर है। शब्दों में कहूं तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 100 साल बाद की मैजिक की क्लास सुन रही हूँ। बेला ने बहुत प्यारा चेहरा बनाकर मेरी तारीफ की। बस तेरी समझानी सुनकर ही मैजिक का हिस्ट्री 100 साल आगे बढ़ाया जा सकता है। तू तो सच में मैजिक का जीनियस है। ये सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मन में सोचा, एक्चुअली ये तो भविष्य के समय की बातें थीं, बस 10 साल बाद की, और वो बातें तूने ही मुझे सुनाई थी। हालांकि आने वाले 10 सालों में बहुत बदलाव होने वाले थे। उस वक्त मैजिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सच में लगता था जैसे 100 साल आगे निकल गया हो। एरियल प्रोफेसर मेरी मैजिक वाली बातें समझ नहीं पा रहे थे। उसने मुड़कर बेला से पूछा, बहुत सारी बातें मैं ठीक से समझ नहीं पाया, तू बता क्या ये सच है? बेला ने उस समय सिर हिलाया। ये थ्योरी बिल्कुल सही हो सकते हैं। ये मौजूदा मैजिक के थ्योरी से मेल नहीं खाते, और बेला को लगता है कि इसे प्रूव करने का सबसे तेज तरीका यहाँ इसका टेस्ट करना है। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। अगर ग्रे सर जो कह रहे हैं वो सब सच है तो बेला के हाथ में जो मंत्र है उसे डिसिप्लिन में हो जाना चाहिए। अगर बेला के मुताबिक मंत्र का यूज करके मैजिक के उस थ्योरी का अंदाजा लगाया जाए तो वो दृश्य बिल्कुल अनइमेजिनेबल होगा। अगले ही पल बेला ने अपना मैजिक दिखाया। ये उसकी पहली बार होगी जब वो अपनी पूरी ताकत से मैजिक करेगी। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। ये बेला की पूरी ताकत का एक वार था। अगर मैं ठीक से याद रखूं तो उसका पूरा वार शायद पूरे शहर को तहस नहस कर सकता था। अब देखते हैं 10 साल पहले उसमें कितनी ताकत थी। अगले ही पल हमारे सामने एक बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल बन गया। उस समय बेला को लग रहा था कि वो अपनी ताकत पर काबू नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन बेला को इन सब की कोई चिंता नहीं थी। वो बस अपने नए मैजिक को आजमाना चाहती थी। वो लगातार मंत्र दोहरा रही थी। अगले ही पल सुनहरे लाइट के एक गोले ने मेरे बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया। फिर उस सुनहरे लाइट ने आसमान में एक लौ लगा दी। ये नजारा देखकर मैं तो बस हैरान ही रह गया। 10 साल पहले की बेला में भी इतनी ताकत थी। कितनी शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो फ्यूचर में मुख्य ताकतों में से एक भी आग का एक गोला मेरे चेहरे की तरफ आ रहा था। लेकिन जब वो मुझसे टकराने ही वाला था कि वो मैजिक अपने आप मुड़ गया।
जाहिर है ये बेला का ही करिश्मा था। बेला के मन में बहुत खुशी थी कि वो एक बार में सक्सेसफुल हो गई और उसने उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश की और उस आग के गोले ने बेला के काबू में एक अजगर का रूप ले लिया। मैंने मन ही मन बेला की तारीफ की। बेला सच में बेहद जीनियस है। इतना मुश्किल मैजिक उसे एक बार में ही समझ में आ गया। वो तो मैजिक को समझ गई और उसे करके भी दिखाया। अगर ऐसा कोई है तो मुझे फ्यूचर में उभरता हुआ भरोसा है कि वो बहुत सारे मैजिकल जीनियस तैयार कर सकेगी और फिर मेरे साथ मिलकर हिसाब लेने वालों का मुकाबला करेगी। ये आग का मैजिक आया तो तेजी से गया भी उतनी ही तेजी से। जल्द ही बेला की ईथर शक्ति खत्म हो गई। थकी हुई बेला सीधा जमीन पर गिर पड़ी। ये मैजिक के अत्यधिक यूज के लक्षण थे। मैं बेहद फिक्रमंद होकर उसकी हालत देखने आगे बढ़ा। बेला आजकल फ्यूचर की आशाओं में से एक थी। उसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पीछे खड़े एरियल ने मुझे चिंता न करने को कहा। बेला बस सो गई है, तू उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है? आजकल बेला तो बहुत भोली है, तू कोई बुरा विचार तो नहीं कर रहा ना? मैं एरियल प्रोफेसर की बात सुनकर गुस्से से हंस पड़ा। हालांकि मैं उसकी बातों की परवाह न करते हुए बस इतना चाहता था कि बेला को कोई नुकसान न पहुंचे। बेला ने देखा कि आसमान में अभी भी जो आग बुझी नहीं थी, फिर भी वो उसके लिए काफी आश्चर्यजनक थी। इतने कम टाइम में इतने बड़े पैमाने पर मैजिक रचना कितना चौंका देने वाला था। उसी समय नींद और जागने के बीच आधी बेला ने कुछ और कहा। काबिल कोई मैं नहीं बल्कि वो थ्योरी है। मैं इतनी आसानी से सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट बना सकी वो पूरी तरह से ग्रे सर की बदौलत है। बेला को ये नहीं पता था कि जो थ्योरी मैंने बताया वो उसी ने बनाया था। बस उसे मैंने पहले ही बता दिया था। एरियल प्रोफेसर बस हंसते रहे। अब जब वो सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट बना सकती है तो उसे अब एक्सपेरिमेंट कराने की जरूरत नहीं। मैं खुद ऐलान करूंगा, ब्रैडली को इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये मामला कैंसिल किया गया। मैं बहुत खुश हूं कि हम उस एक्सट्रीम हाई रिस्क वाले ऑपरेशन से बच गए, लेकिन मुझे इस बात की बहुत सेटिस्फैक्शन है कि उसने मैजिक पर से अपना कंट्रोल नहीं खोया। ये बात इस बच्चे के डरावनेपन को बयान करने के लिए काफी है। मैंने मुंह घुमाकर उत्सुकता से पूछा, तूने अभी कहा कि उसने मैजिक पर से कंट्रोल नहीं खोया? हाँ, मैजिक पर कंट्रोल नहीं खोया। हालांकि ब्रैडली का ऑपरेशन मैजिक की ताकत तो बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी कीमत होती है कंट्रोल पर से काबू खोना। ये तो राज है, लेकिन लगता है ये लिमिट तोड़ने में जबरदस्ती से हासिल किया जाता है। एरियल की बात सुनने के बाद तो यही वजह है। पिछली दुनिया में वो चुड़ैल इतनी ताकतवर मैजिक को हैंडल नहीं कर पाई थी। ये भी इसी ऑपरेशन के कारण हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। एरियल प्रोफेसर हंस पड़ा। लेकिन तेरे ही कारण बेला अब सुपर कंप्रेस्ड ईथर बुलेट बना सकती है। इस तरह हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पूरी हो गई। एरियल प्रोफेसर ने हाथ लहराया। अब मेरी बारी है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों को पूरा करूं। पहली बात तेरे हाथ के बारे में है। एरियल प्रोफेसर सोचने लगे कि मैं उस पर एक तरह का मैजिक लगाऊं जिसे हीलिंग मैजिक कहते हैं, जो तेरा हाथ ठीक कर सकता है। अगले ही पल एरियल प्रोफेसर की हथेली में नीली मैजिकल एनर्जी उभरी। मुझे देखकर काफी आश्चर्य हुआ। फिर उसने उस मैजिकल एनर्जी को मेरे हाथ पर रख दिया और मेरे चोटिल दाहिने हाथ का इलाज करने लगा। इस पल मेरे पूरे हाथ में एक बहुत ही मजबूत हीलिंग एनर्जी समा गई, जिससे ठंडक सी महसूस हो रही थी। ये मैजिक बहुत जल्दी हुआ। एरियल प्रोफेसर ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है? इस पर मैंने कलाई हिलाकर देखी और पाया कि पहले से बहुत अच्छा था। बल्कि हैरत की बात तो ये थी कि मेरी कलाई पहले की तरह फ्लेक्सिबली हिल सकती थी। मेरे मन में बहुत ग्रेटिट्यूड पैदा हो गया। बहुत बहुत थैंक यू प्रोफेसर। इस तरह मैं स्कूल में दाखिले के योग्य समझा जाऊंगा ना? हालांकि मुझे उत्सुकता हो रही थी। मैजिक वाली दवा से भी जो चीज ठीक नहीं हुई थी उसे एरियल इतनी आसानी से कैसे हल कर सकता है? एरियल प्रोफेसर बस हंसा। मेरे नर्व को रिस्टोर करने वाले मैजिक की तुलना साधारण मैजिक वाली दवाओं से मत कर। एरियल प्रोफेसर को फिर भी जरा सी बेचैनी थी। तेरा हाथ सच में पहले की तरह चल रहा है क्या? तू तलवार घुमाकर टेस्ट करना चाहेगा? तब मैं एक तरफ गया और धीरे से तलवार निकाली। तो फिर प्रोफेसर एरियल की बात मानकर मैं अपने हाथ की लचक का टेस्ट करूंगा। और फिर मैंने ऐसे ही हल्के से एक वार किया। ये एहसास थोड़ा अजीब लगा। ध्यान से कलाई को देखने के बाद मैंने फिर से कोशिश करने का सोचा। सूं सूं की आवाज के साथ मैंने फिर से 10 वार किए। हर वार के स्टैंडर्ड मैंने पहले की स्पीड से ही रखे। अनफॉर्चुनेटली नतीजा अब भी उतना अच्छा नहीं था। उस समय मेरे गाल पर पसीना आ गया। मैंने अपनी स्पीड रोकी और एरियल से कहा, लगता है मेरा हाथ पहले जैसा लचीला नहीं रहा। इस पर एरियल प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही हुआ। मैंने तो तेरी नसों को ठीक कर दिया, लेकिन मेरा मैजिक तेरी आत्मा पर लगी चोट को नहीं भर सकता। मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या आत्मा जैसी कोई चीज सच में मौजूद होती है? एरियल ने सिर हिलाया। तूने सही सुना, आत्मा सच में मौजूद होती है। हालांकि अब के मैजिक के नॉलेज ने आत्मा के अस्तित्व को अब तक प्रूव नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सच में मौजूद है, क्योंकि एरियल के पास एक बहुत ही अद्भुत क्षमता है। वो ये कि उसकी आंखें आत्मा को देख सकती हैं। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और एरियल की आंखों में मेरी आत्मा अब भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। ये अपने आप ठीक हो जाएगी। जब तक मैं तलवारबाजी के प्रैक्टिस में बहुत थकता नहीं, मैं तब तक हाथ का यूज कर सकता हूँ। मैं एरियल की बात कुछ समझ नहीं पाया। बहुत थकना मत का मतलब क्या इस दौरान मैं तलवारबाजी का प्रैक्टिस नहीं कर सकता?
लेकिन एरियल ने मुझे चिंता न करने को कहा। तू अपने नॉर्मल लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस कर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एरियल के मन में एक सवाल हमेशा से था। वो मुझसे कुछ पूछना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी तलवारबाजी थी जो किसी व्यक्ति की आत्मा को इतना नुकसान पहुंचा सकती थी। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो भी समझ गया और बात की दिशा दूसरी मोड़ ली। वैसे अब तक ऐसा हुआ है कि कोई तलवारबाजी ऐसी है जो आत्मा को चलाती है। बस, एरियल ने गंभीर चेहरे से कहा, वो था एमी व्हाइट। तू उसे जानता है ना? सोचा नहीं था कि एरियल भविष्य की तलवार संत का जिक्र छेड़ देगा, जो भविष्य में मरने से पहले कभी हारी नहीं, उस एमी व्हाइट का। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एमी व्हाइट को पहले से जानता था। यह सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने सिर हिला दिया। मैं उसे सच में जानता हूं। वो यहाँ तलवार संत का नाम क्यों ले रहा है? इस समय पर हमें एक दूसरे को जानना तक नहीं चाहिए। और एरियल ने ये क्यों मान लिया कि मैं एमी को जानता हूं? क्योंकि तलवार चलाने के मेरे तरीके से उसे लगा कि मैंने एमी से ही सीखा है। ये इतना मिलता है कि इतना कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर सोचा, कुछ गहरे अंतर भी हैं। तुझे तलवार सिखाने वाला एमी से भी थोड़ा तगड़ा लगता है, इसलिए एरियल थोड़ा कंफ्यूज्ड है। हालांकि कुछ सालों में एमी तुम्हारे गुरु जितना ही ताकतवर हो जाएगा। एरियल की समझदारी देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। उसने ये भी भांप लिया, लेकिन वो चाहे जितना होशियार हो, ये कभी नहीं सोच सकता कि मेरी तलवारबाजी 10 साल बाद वाले एमी से सीखी है। लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सकता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने ये तलवारबाजी अपने गांव के एक अखाड़े में सीखी है। क्या सच में तलवारबाजी से इंसान की आत्मा को नुकसान पहुंचता है? एरियल ने कहा, बिल्कुल नहीं। आम तलवारबाजी से आत्मा पर कोई असर नहीं होता। पहली बात, आम चीज सिर्फ एक वार से राक्षस लोहार को कैसे हरा सकती है और उनके आसपास के राक्षसों और पेड़ों को भी काट सकती है। और उसने जो बात कही वो मेरे द्वारा पहले राक्षस सेनापति को मारने का दृश्य था। लगता है वो पहले से ही जानता था। एरियल ने हल्की हंसी उड़ाई। ये तो पक्की बात है। तो वो जुआ मूल रूप से जीतना तय था। एरियल ने उस जगह के बचे हुए हिस्सों को देखा था। वो नजारा काबिले तारीफ था। सबसे गहरी काटने वाली जादूगरी भी ऐसा नतीजा नहीं दे सकती। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि मेरे अंदर कोई रहस्यमयी ताकत है और मैंने उसे इस्तेमाल किया। उसका अंदाजा सच्चाई से लगभग मेल खा रहा था। मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर एरियल इसे अपनी आंखों से देखे। फिर एरियल की पुतली फिर से बदल गई। मैं देख सकता हूं कि ताकत एक दरवाजे से बाहर निकल रही है जो चेनों से बंधा है। इससे मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एरियल में कोई ना कोई बड़ी खराबी जरूर है, क्योंकि एरियल ने सच में मेरे शरीर के अंदर वो दरवाजा देख लिया। ये कभी भी सिर्फ गैस से नहीं समझा जा सकता। वो जरूर इन सब चीजों के बारे में कुछ जानता है। एरियल ने एक उंगली उठाते हुए मुझसे कहा, ऐसा है तो सही, मैंने तुम्हारी ताकत जैसी कुछ और भी देखी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो एक ही चीज है, बस लगने में कुछ सिमिलैरिटी है। एरियल की बातें सुनकर मैंने तुरंत पूछा कि वो सिमिलर ताकत क्या है? क्या मेरे अलावा और कोई है जिसके पास मेरी तरह ताकत है? एरियल ने पक्के लहजे में जवाब दिया, हाँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो इंसान हैं या नहीं। उन्हें चुड़ैल कहा जाता है, ये उनका नाम है। ये सुनकर मैं सच में बेचैन हो गया। एरियल आखिर क्या जानता है? इस जमाने में चुड़ैलों का नाम क्यों लिया जा रहा है? एरियल की नजर ने मेरे चेहरे का भाव नहीं छोड़ा। क्या तुमने उनके बारे में सुना है? एरियल ने आगे कहा, जैसा तुमने सुना है, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता था कि वो इतने फेमस होंगे। लेकिन ये भी है, जब तुम उस आधुनिक जादू के सिद्धांत के बारे में जानते हो तो मुझे लगता है ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इससे मुझे थोड़ी झेप हुई। असल में वो सिर्फ भविष्य का नॉलेज है जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। एरियल ने उत्सुकता से पूछा, तुम चुड़ैलों के बारे में कितना जानते हो? तुम आज मुझे सब कुछ बताओगे? मैं मन ही मन सोच रहा था कि एरियल को असली बात बताऊं या नहीं, लेकिन कहूंगा तो वो यकीन नहीं करेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि वो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है और बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे पैदा होने से पहले ही रोकना होगा। अगर वो पॉसिबल नहीं तो फिर कोई कीमत चुकाकर उसे नष्ट करना ही होगा। थोड़ा सोचने के बाद एरियल ने सिर हिलाया। हालांकि तुम थोड़ा एक्सट्रीम हो, लेकिन मैं भी उसे बहुत खतरनाक मानता हूं। फिर भी बालियान ब्रैडली फिर भी अपना प्रयोग जारी रखेगा। एरियल प्रोफेसर के इस वाक्य ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया। क्या उस पागल का इस मामले से कोई लेना देना है? एरियल ने ठंडी हंसी उड़ाई। बेशक है, और बहुत गहरा नाता है। एरियल की जानकारी के मुताबिक वो चुड़ैलें वही चीज हैं जिन्हें वो बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। चुड़ैलें इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन भविष्य में मैंने ये बात क्यों नहीं सुनी? हालांकि पिछली टाइमलाइन में एकेडमी ऐसे बिहेव करती थी जैसे वो पहले से जानती थी कि चुड़ैलें वहां आएंगी। इससे मेरे दिमाग में एक पॉसिबिलिटी आई जिससे मेरी रूह कांप उठी। क्या एकेडमी शुरू से ही चुड़ैलों को बुलाने की प्लान में शामिल थी? अगर मेरा अंदाजा सही है तो एकेडमी ही इस सब की शुरुआत होगी। मैं बिना सोचे ही बोल पड़ा। एरियल से बोला कि वो ये प्रयोग रोक दे। इस पर एरियल की भी यही राय थी, लेकिन अफसोस इस प्रयोग के जिम्मेदार प्रोफेसर उसके इक्वल थे, इसलिए
उसे उसके प्रयोग को बंद करने का अधिकार नहीं था। पहले भी एरियल ने ऊपरियों पर प्रेशर डालकर ये प्रयोग रद्द कराना चाहा था, लेकिन वो नहीं माने। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये ऊपरी लोग कौन हैं। इस बारे में एरियल भी कुछ नहीं बता सका। लगता है कॉलेज का लीडरशिप जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। अचानक मुझे एक बात सूझी, अगर ये साबित हो जाए कि वो पागल क्रिमिनल है तो क्या अब की सिचुएशन का हल नहीं हो सकता? पिछली घटना में बालियान के इलीगल प्रयोग ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और मुझे यहाँ तक पता है कि उसने कहाँ किए थे। ये सोचकर मैंने एरियल को एक सजेशन दिया। मुझे पता है कि वो अपने इलीगल प्रयोग कहाँ करता है। अगर हम उसे उसी जगह दबोच लें तो शायद ये मामला हल हो सकता है। लेकिन एरियल ने फिर मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुम्हारा ये तरीका काम नहीं करेगा। बिना परमिशन के कॉलेज के किसी प्रोफेसर की लैब में घुसना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। अगर तुम्हारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है तो तुम्हें ही जेल जाना पड़ेगा। या क्या तुम्हारे पास अभी उसके अपराधों के प्रूफ हैं? उसकी बातों ने मुझे चुप करा दिया। मेरे पास वाकई कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था और अगर नहीं है तो ये मामला यहीं अटक जाएगा। फिर ये बातचीत खत्म हो गई। एरियल अब मेरी ताकत के बारे में बात करना चाहता था। क्या तुम ये नहीं सीखना चाहते कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? ये सुनकर मेरे दिल में झटका लगा। क्या एरियल मुझे अपनी ताकत पर कंट्रोल करना सिखा सकता है? उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें मैं ये नहीं सिखा सकता। हालांकि कॉलेज में एक प्रोफेसर है जो अनजान ताकतों से निपटने में माहिर है। उसका नाम हिस्कॉट है। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। हिस्कॉट वही है जिसने खुद तलवार संत को ट्रेन किया। एरियल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं ऐसा ही हाव भाव करूंगा। मैं कल उसके साथ तुम्हारी प्राइवेट ट्रेनिंग का इंतजाम कर दूंगा। ये सुनकर मेरे मन में एक दोहाट उठी, ये तो बहुत बढ़िया है। कॉलेज आने का मेरा मकसद ही इस ताकत पर कंट्रोल पाना था। अब आखिर मौका मिल ही गया। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सुराग मिल जाएगा। अगले दिन मैं एक ताकतवर इंसान के साथ ट्रेनिंग करने लगा। अब मैं जिसके साथ हूँ वो खुद हिस्कॉट लैंगफ्लो प्राइवेट लेसन दे रहा है। लेकिन मुझे हैरानी हुई, क्यों ये ट्रेनिंग सिर्फ दौड़ना है? हालांकि मैं नहीं जानता कि मास्टर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा मुझे बस मानना था। तभी उन्होंने अचानक गर्दन घुमाकर कहा, तुम्हारा ध्यान अभी भी भटक रहा है। मैं तुम में स्टेबिलिटी की कमी महसूस कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास व्यर्थ सोचने का समय है तो बेहतर होगा कि तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ और पूरी ताकत से दौड़ो। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम्हारी ताकत का हर आखिरी बूंद खत्म न हो जाए तब तक ही रूह की ताकत जागेगी। जब तक तुम में एक बूंद ताकत बाकी रहेगी हम तलवार को हाथ नहीं लगा सकते। क्या समझ में आया? उनकी बात का मतलब मुझे कुछ समझ आ गया था। भले ही ना आया होता मैं फिर भी मानता। आखिर सामने वाला कोई आम ताकतवर नहीं था। बस यूं मैं और ये मास्टर एक हफ्ते तक कठोर ट्रेनिंग करते रहे। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं एरियल के पास पहुंचा। उसने पूछा, स्कॉट के साथ कैसा रहा? मैं थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, असल में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ। रोज बस दौड़ना ही होता था। हालांकि मुझे लगता है कि मेरा शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। तलवारबाजी के मामले में बस आखिर में थोड़ा अभ्यास किया। एरियल ने हल्की हंसी उड़ाई। लगता है ये उस बूढ़े की शैली से बिल्कुल मेल खाता है। थोड़ी देर बाद एक इंसान ने आकर हमारी बातचीत में रोक लगाई। उसने एरियल को एक चिट्ठी दी। मुझे नहीं पता ये मेरा इल्यूजन है या क्या, लेकिन ये चिट्ठी पढ़ते वक्त एरियल का शरीर कमयाप रहा था। फिर उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। मैं तुरंत आगे बढ़कर पूछा, क्या ये चिट्ठी किसी प्रॉब्लम से भरी है? हालांकि जब मैंने ये चिट्ठी देखी तो मैं भी वैसा ही चेहरा बना लिया। उस चिट्ठी पर लिखा था, हालांकि बेला ने हाइपर कंप्रेस्ड यूनिट बना ली है, लेकिन जांच करने पर पता चला कि ये असली कंप्रेशन नहीं है, इसलिए इसे हाइपर कंप्रेस्ड यूनिट मान्यता नहीं दी जा सकती। पर हस्ताक्षर किए हैं बालियान ब्रैडली ने। ये देखकर मैं गुस्से से बस उसे पागल कहता रहा। एरियल ने मुझे शांत रहने को कहा। लगता है ब्रैडली ने ठान लिया है कि बेला की सर्जरी ही होगी, भले ही बेला को अब उस सर्जरी की जरूरत नहीं है। मैंने एरियल को एक सजेशन दिया, सीधा बेला को ही मना करने को कह दो। लेकिन अफसोस कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मना करना इम्पॉसिबल है जब तक ब्रैडली खुद उसे रद्द न कर दे। बेला के पास सिर्फ कॉलेज छोड़ना या फिर सर्जरी कराना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। ये अफरा तफरी सुनकर मेरी रूह सिहर उठी। अगर सर्जरी हुई तो बेला तबाह हो जाएगी। अगले ही पल एरियल ने जोर से मेज पर पटक दिया, ग्रे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। असल में एरियल मुझसे रैडली की लैब का पता जानना चाहता था। अगर एरियल उसके अपराधों को उजागर कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है तुम पहले कहा करते थे कि बिना प्रूफ के जाना बहुत खतरनाक है। अब अचानक तुम कैसे डर गए? और एरियल को ये डिसीजन लेने की वजह थी मुझ पर भरोसा करना। बस वो जगह मिल जाए तो जरूर प्रूफ मिल जाएगा। शायद एरियल ने शुरू से ही मुझ पर भरोसा कर लिया था। उसकी आंखों ने पहले ही बता दिया था कि वो पक्का कह सकता है मैंने जो भी कहा सब सच था। बस उसे मानने में थोड़ी देर कर दी। मैंने कहा, उसे पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर जरा और भरोसा करो, क्योंकि मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। एरियल ने सिर हिलाया। मुझसे कहा, अभी उसे रास्ता बताओ। हम एकजुट होकर उस शख्स की हरकतों को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। मैंने एरियल से कहा, उसकी लैब टोरुएल गांव के पास पहाड़ों में है। एरियल को ये पहाड़ बहुत अच्छे से पता थे। सोचा नहीं था कि वो इतने छोटे से गांव में छिपा होगा। मैं उसकी एक ऑथोराइज्ड लैब जानता हूं जहां वो इल्लीगल प्रयोग करता है। एरियल ने भी माना कि वो जगह एक बेहतरीन लैब है। इसके अलावा कॉलेज में कोई भी प्रोफेसर किसी दूसरे प्रोफेसर की लैब में दखल नहीं
नहीं देता। हमें बस उसके अपराधों के प्रूफ मिलने हैं, फिर हम पर उसकी लैब में सेंध लगाने का इल्जाम नहीं लगेगा। तभी दरवाजे के बाहर बेला अचानक अंदर आ गई। उसके चेहरे पर एक उदासी छाई थी। उसने हमसे कहा, प्रोफेसर ग्रे, मुझे आज ये चिट्ठी मिली। एरियल ने एक कदम आगे बढ़ाया और 2 उंगलियों से उसके हाथ की चिट्ठी ले ली। एरियल ने उसे इस बारे में चिंता न करने को कहा, वो और ग्रे मिलकर सब ठीक कर देंगे। बेला ने भांप लिया कि एरियल क्या करना चाहता है। उसने पूछा, प्रोफेसर क्या तुम मेरे लिए उनसे लोहा लेने की सोच रहे हो, और वो भी अकेले? एरियल के कदम रुक गए। उसने मुंह फेर कर बेला से कहा, मैं अकेला ही काफी हूँ। बेला थोड़ी चिंतित हुई। उसने मेरी तरफ देखा। तब मैंने एरियल को रुकने को कहा। मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। बेला भी ऐसा ही चाहती थी, क्योंकि ये मामला उसकी जान से जुड़ा था, इसलिए उसका भी साथ जाना बनता था। प्रोफेसर एरियल को तो सिर्फ सिरदर्द हुआ। उसने कहा, तुम लोगों का दुश्मन एक पागल है जो बार बार इंसानों पर खतरनाक प्रयोग करता रहता है। अगर उसने तुम में से किसी को भी पकड़ लिया तो कोई नहीं जानता कि वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए मैं तुम दोनों को उस जगह जोखिम में नहीं डाल सकता। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। प्रोफेसर का अकेले जाना और भी खतरनाक होता। अगर मैं उस ताकत का यूज करूं जो मैंने राक्षस सेनापति को मारने के लिए यूज की थी, तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं। इसके अलावा अगर तुम गायब हो गए तो पवित्र आंख कॉलेज के एक स्टूडेंट के तौर पर मुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए कृपया हमें कम से कम अपनी तकदीर खुद तय करने दो। हम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि तुम्हारी मदद ही करेंगे। एरियल ने हम दोनों की तरफ देखा और गहरी ऊँह भरी। फिर बोला, लगता है मैं रोकता हूं तो भी तुम लोग साथ चलोगे। ठीक है, जाने की परमिशन दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त होगी। और वो शर्त थी कि चाहे कुछ हो जाए, अपनी जान की सुरक्षा का पहले ध्यान रखना। हम दोनों ने एक साथ कहा, ये तो आप कहेंगे भी नहीं, हम समझते हैं। फिर हम उस पहाड़ पर चले गए और मैं उन दोनों को एक घर के सामने ले गया। बेला थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या वो सच में यहाँ इलीगल प्रयोग करता है? प्रोफेसर ने उसे शक न करने को कहा। हमें अंदर जाकर प्रूफ ढूंढने हैं। मैं उसे पक्के दिल से बता सकता हूँ कि वो यहीं है। मेरे पक्के लहजे सुनकर दोनों ने तेज नजरों से एक दूसरे को देखा। एरियल ने कहा, चूंकि तुम इतना पक्का कहते हो तो हम तुम पर यकीन करते हैं। एरियल के पास एक अच्छी खबर थी। वालियान इस वक्त मैजिक एसोसिएशन की बैठक में होना चाहिए, इसलिए वो यहाँ नहीं है। हालांकि मुख्य दरवाजे पर कोई जाल लगा हो सकता है, इसलिए हमें बगल के दरवाजे से अंदर घुसना होगा। और अब एरियल कमाल दिखाने वाला था। अंदर घुसते ही पहले प्रूफ ढूंढने हैं। तब बेला ने फिर पूछा, प्रोफेसर तुम यकीनन मेरे लिए ये सब करना चाहते हो? क्या तुम मुझ जैसे इंसान के लिए ऐसा करने लायक है? लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। तुम जो कह रही हो वो गलत है। उसके प्रयोगों को रोकना इस दुनिया के लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। क्या आप बात समझ में आ गई? थोड़ी देर बाद एरियल के एक ऑर्डर के साथ ही हम सब अंदर घुस गए और मेरी स्पीड उन दोनों से तेज थी। सबसे आगे दौड़ा। साथ ही एरियल के हाथ में आग का जादू जमा हो गया। उसने हाथ हिलाते ही कई ज्वालामुखी अटैक्स ने उस बड़े दरवाजे को तोड़ गिराया। एरियल का जादुई अटैक बहुत ताकतवर था। सिर्फ एक लापरवाही से फेंका जादू इतना बड़ा तांडव कर सकता था, ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। हम तो सेंध लगा रहे हैं, इतना तामझाम क्यों? ये सच में बहुत बढ़ा चढ़ा था। उस दीवार की बगल की दीवार में एक छेद करने के बाद हम अंदर घुसने को हुए। हालांकि जब मैंने अंदर की सूरत देखी तो मैं हैरान रह गया। जैसे ही हम लोग लैब में घुसे, हमने हर तरफ लाशें बिखरी देखी। ये सब ब्राड के प्रयोग के जीव थे। ये सब देखकर मेरी नजरों में सिर्फ गुस्सा था। एरियल तो पहले प्रूफ ढूंढने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नजर दौड़ाते ही हर तरफ प्रूफ ही प्रूफ थे। तभी हमने अपने सामने किसी और चीज का पता लगाया। हमसे कुछ ही दूरी पर एक वेदी जैसी चीज थी। बेला थोड़ी घबरा गई। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम प्लान के मुताबिक प्रूफ लेकर जाएं या फिर जिंदा लोगों को बचाएं? मैंने उससे कहा, यह जगह अब हमारे ठहरने लायक नहीं है। ज्यादा देर रुके तो वालियान कभी भी लौट सकता है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने एक अजनबी आदमी की आवाज सुनी। हमारे पीछे एक परछाई आहिस्ता आहिस्ता पास आ रही थी। तुम मुझे बुला रहे थे? एरियल ने उस आने वाले से कहा। तुम्हारी बैठक कैसी रही वालियान? अब हमारी तरफ जो आ रहा था वो था दुष्ट प्रयोगकर्ता प्रोफेसर वालियान। मैंने तुरंत फाइटिंग स्टांस बना ली। सोचा भी नहीं था कि वालियान यहाँ होगा। वालियान धीरे से बोला, मैंने अपनी जगह एक फेक इंसान को बैठा दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ एक जरूरी प्रयोग करना है, इसलिए जा नहीं सकता था। ये सुनकर एरियल कंफ्यूज्ड हो गया। तुम्हारा जरूरी प्रयोग आखिर है क्या? असल में वालियान ने हाल ही में ताजा प्रयोगात्मक सामग्री हासिल की थी, इसलिए उनके ताजा रहते प्रयोग करना चाहता था। हालांकि अब उसकी प्लान बदल रही थी, क्योंकि हमारे घुसपैठ की वजह से उसे नई प्लान बनानी होगी। इस पल एरियल के चेहरे पर भी बेचैनी झलक रही थी। इतनी जानलेवा गंध है, बल्कि मैं शांत था, क्योंकि हमने वो देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। सो हमें मारा जाना तय था। वालियान की निगाहें हम पर जमी हुई थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि हमें लैब का पता कहां से पता चला, लेकिन वो इतना पक्का कह सकता था कि हम लोग यहाँ आने से पहले किसी को नहीं बताए थे, इसलिए अगर हम तीनों गायब हो गए तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। ये सुनकर बेला डर से लगभग बेहोश हो गई। एरियल के दिल में बहुत बुरा लग रहा था। तुम ये तो नहीं कहोगे कि हमें लैब के चूहों की तरह यूज करोगे? इस पर वालियान ने सिर्फ हल्की हंसी उड़ाई। इतना उत्तेजित मत हो। तुम लोगों की कुर्बानी जादू की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। चूंकि मैं तुम्हें जीता नहीं छोड़ सकता, इसलिए पक्का करूंगा कि तुम लोग मैक्सिमम फायदा पहुंचाओ। अगले ही पल एक बड़ा फायरबॉल वालियान के मुंह पर जा लगा। ये अचानक अटैक देखकर वालियान कुछ संभल नहीं पाया। धमाके की आवाज सुनकर पता चला कि पहले वाला फायरबॉल बहुत जोर का धमाका कर चुका था। एरियल ने पास ही खड़ी बेला पर नजर गड़ा दी। सोचा नहीं था कि ये छोकरी इतना कड़ा कदम उठाएगी। अब बेला के चेहरे पर सख्ती थी। लगता था वो वालियान से बहुत नफरत करती थी और
उसने बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। हालांकि हम सबको हैरान करते हुए बेला का अटैक वालियान को मामूली नुकसान तक नहीं पहुंचा सका। वालियान ने मजाकिया लहजे में कहा, इंसानी आंख वाला एरियल अभी भी बूढ़ा तीर है। सोचा नहीं था कि तुम जैसा स्पेशल रिक्रूट स्टूडेंट इतना शानदार हुनर रखता है। अगर ऐसा है तो उसे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बेला के अलावा यहाँ एक और पवित्र आंख का रिक्रूट टारगेट है। मैं तुम्हारी इस छोटी चाल का बहुत बुरा मानता हूँ। कॉलेज का एक स्टूडेंट गुरु की हत्या करने की कोशिश करेगा, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। बेला ने ठंडी हंसी उड़ाई। मैं मरने से मरना बेहतर समझती हूँ कि किसी को मार डालूं। अफसोस, मौके का फायदा उठाकर तुम्हें एक झटके में खत्म नहीं कर सकी। एरियल ने हम दोनों को पीछे हटने का इशारा किया। उसे लगने लगा था कि मामला अब उसके बस के बाहर जा रहा है, खासकर जब हमारे पास अब प्रूफ थे तो कॉलेज बाकी मामले संभाल लेगा। हालांकि हम जाना चाहते थे, लेकिन वालियान हमें जाने वाला नहीं था। उसने इसी पल बेला पर काला जादू किया। बस उसी पल एरियल ने अपनी गोल्डन शील्ड जमा दी। एरियल ने फिर पीछे बेला को जल्दी जाने को कहा। ये मामला वो खुद निपटाएगी, लेकिन वालियान ने उसकी बात काट दी। तुम ये सब बेकार कर रहे हो। ये मेरे रिसर्च का नतीजा है। इन्हें कहते हैं लालची लपटें। ये जादू उस आग को छोड़ता है जो बचाव वाले जादू को खा जाती है और उसे अपनी ताकत में बदल लेती है। धीरे धीरे दोनों जादुई अटैक काफी देर तक भिड़ते रहे। एरियल की शील्ड अब टूटने को आ गई थी। सिद्धांत रूप में इस जादू को रोका ही नहीं जा सकता। एकमात्र कमी ये थी कि इसे यूज करने में थोड़ी कीमती सामग्री खर्च होती है। थोड़ी देर बाद एरियल की गोल्डन शील्ड लगभग इस जादू को खा चुकी थी। हालांकि अगले ही पल एरियल की आंखों में नीली रोशनी कौंधी और फिर इस गोल्डन जादू के घेरे के पीछे एक और नीला जादू का घेरा आ गया। ये भी एक बचाव वाला जादू था। हालांकि ये काला जादू मानो किसी भी बचाव वाले जादू से नहीं डरता था, सीधा टकराकर ऊपर चढ़ गया। जल्द ही एरियल की शील्ड में फिर दरारें आ गईं। उसने जल्दी से बेला से कहा कि वो जादू मेमोरी पत्र मुझे दे दे। एरियल ने अब तक सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही हिस्कॉट ये देख लेगा, समझ जाएगा कि क्या करना है। हालांकि बेला ने कोई मुंह नहीं खोला, बल्कि अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटक दी और बेला से एक तीसरा बचाव वाला जादू बन गया। हालांकि उसकी शील्ड गोल आकार की थी। ये देखकर एरियल का दिल जलने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे जल्दी चलने को नहीं कहा था। बेला एरियल को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? उसने अभी देखा था कि एरियल की शील्ड टूट चुकी थी, इसलिए उसे रिपेयर करनी जरूरी थी। एरियल अब ये भी नहीं जानता था कि क्या कहे। हमने तो आने से पहले ही तय कर लिया था कि अगर कोई अनहोनी हुई तो अपनी जान पहले बचाना। मेरा जादू साफ तौर पर सही नहीं चल रहा था। शील्ड्स उसके जादू को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा वक्त निकालूंगा। तुम दोनों जल्दी यहाँ से जाओ। लेकिन एरियल ने सोचा भी नहीं था कि उसकी बात करते करते उसकी शील्ड टूट जाएगी। एरियल की आंखों में घबराहट थी। बस 2 ही पल लगे इसे तोड़ने में। उसका ये जादू सच में बहुत अजीब है। हालांकि एरियल की शील्ड टूटने पर बेला के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने कहा, प्रोफेसर का बचाव वाला जादू टूटने से क्या फर्क पड़ता है? अगले ही पल मेरा जादू तेजी से आगे बढ़ा और बेला के बचाव वाले जादू से भिड़ने लगा। बेला की नजरों में वालियान का जादू इतना भी ताकतवर नहीं था। बस उसे थोड़े अलग तरीके के बचाव वाले जादू की जरूरत थी। ये देखकर वालियान के दिल में बड़ा झटका लगा। ये कैसे हो सकता है? पेटू लपटों के खिलाफ ये जादू का सिद्धांत केवल हम 2 ही जानते हैं। तुम्हें कैसे पता? बेला ने हल्की हंसी उड़ाई। हाल ही में किसी ने मुझे एक नया सिद्धांत सिखाया है। उस न्यू सिद्धांत से मेरी नजरों में हर जादू बहुत आसान लगता है। ये सुनकर वालियान के मुंह से बस सांस निकल रही थी। तुम कह रही हो कि तुमने सिर्फ एक न्यू सिद्धांत से मेरा काला जादू तोड़ दिया? वालियान को तो इस पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने बेला से कहा कि जल्दी बताओ, वो गद्दार कौन है? बस बता दो तो तुम्हें आराम से मरने दूंगा। बेला ने हल्की हंसी उड़ाई। तुम जानना चाहते हो कि मुझे किसने सिखाया? हाँ, ये एक सीक्रेट है। मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकती। सच में सोचा नहीं था कि बेला का ऐसा मासूम पक्ष भी था। वालियान ने एक लाल पत्थर निकाला और उसे चट कर दिया। चूंकि तुम लोग इतनी मौत के दीवाने हो तो बस मेरी आग में झलकर मरो। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब क्या होगा, मेरी बारी आ गई है। बस अब वालियान ने एक लाल पत्थर निकालकर जोर से तोड़ दिया। तुम तीनों यूं ही मेरी आग में जलने को तैयार हो जाओ। अगले ही पल उस लाल पत्थर से कई कंकाल बाहर निकले। ये कंकाल रस्सी की तरह एक साथ गूंथ गए, फिर एक डरावने मुंह का रूप लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने बेला को संभल कर कहा। उसने कहा वो अभी संभल सकती है। हालांकि बेला को भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसकी जादू एनर्जी लगभग खत्म होने को थी। वालियान ने पहले ही ये भांप लिया था, तुम्हारी जमा पूंजी से बस एक पल ही चल पाएगा। बेला इतनी उत्तेजित भी थी। उसने कहा, प्रोफेसर तुम उस पर अटैक करो, मैं पूरी ताकत से बचाव करूंगी। बेला की बात सुनकर एरियल की आंखों में नीली रोशनी कौंधी। उसकी पवित्र आंख वालियान के जादू में कमियां ढूंढ रही थी। बस एक कमजोर बिंदु मिलते ही वो जादू को बचाव घेरे के बाहर फेंक सकता था। फिर एरियल ने हल्का हाथ उठाया। बिजली के तारों ने बचाव घेरे के बाहर झांक लिया। वो कमजोर बिंदु मिलते ही एरियल ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसका पूरा शरीर बिजली से दहकने लगा। एरियल के जोरदार चिल्लाने के साथ ही उसके शरीर की सारी बिजली उसके काले जादू पर टूट पड़ी। ये बिजली का अटैक बहुत तेज और जोरदार था, लेकिन अफसोस उसे इस जादू को तोड़ने का तरीका नहीं मिला था। बिजली के जादू के छूते ही काला जादू उसे निगलने लगा और आखिर में पूरी तरह खा गया। वालियान ने ठंडी सांस ली। तुम काउंटर अटैक करने का सपना देख रहे हो। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लगता है अब तुम मुझे छू भी नहीं सकते। एरियल को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है।
सोचा नहीं था कि इस काले जादू की खाने की ताकत इतनी भयंकर होगी। अगर मुझे याद ठीक से है तो एरियल का अटैक करने वाला जादू टीचर्स में सबसे कमजोर है और आग के प्रभाव से वो निश्चित रूप से एरियल के जादुई अटैक को सोख रहा था। उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप रहा था और वहां खड़े रहने पर ही उसकी पूरी ताकत लग रही थी। एरियल के पास कोई चारा नहीं बचा था। यही कारण था कि मैंने पहले ही कहा था कि जल्दी निकल जाओ, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। तुम लोगों ने वालियान को बहुत कम आंका था। अब हर कोई मुसीबत में था और मैं इसी वक्त बीच में आ गया। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम दोनों आराम करो, अब बारी है बदले के खिलाड़ी की। एरियल और बेला को यकीन नहीं हुआ। हम दोनों जो नहीं कर पाए, क्या तुम उसे हरा सकते हो? बेला जानना चाहती थी कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, क्या करने वाला हूँ। तुम्हारी तलवार उस तक पहुंच भी नहीं सकती। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस अब मुझे करते देखो। एरियल कुछ समझ गया। तुम्हें यकीन है कि तुम ये करोगे? इस ताकत को दोबारा यूज करने से तुम्हारी जान जा सकती है। भले ही बच जाओ, तुम्हारा ठीक होने वाला हाथ कभी ठीक नहीं हो सकता। ये सुनकर मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अकेले मेरे मरने से अच्छा है कि हम तीनों ही यहाँ मरें। इधर अपने काले जादू की वजह से वालियान अंदर का नजारा नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसने एक लाल रोशनी धीरे धीरे फैलते देखी। फिर उसने एक जवान को हवा में तलवार घुमाते देखा। बस वो नजारा उल्टा था। नजारा इसलिए उल्टा था क्योंकि मैंने वालियान का सिर काट दिया था। मैंने सिर्फ एक ही वार से वालियान को मार डाला था। उस एक वार की ताकत वो नहीं झेल सकता था। मेरी नजर बहुत सख्त थी। तुम जैसे लोगों को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अब हमारे सामने सिर्फ एक धड़ खड़ा था, बिना सिर के। बेला को अब भी यकीन नहीं हुआ। मैंने जो वार किया उसने उसकी सोच ही बदल दी। गिरने की आवाज आई, वालियान का सिर और धड़ एक साथ जमीन पर गिरे। एरियल भी हैरानी से आंखें फाड़े रह गया। ये पहली बार था जब उसने असली चीज देखी थी। हालांकि पहले राक्षस सेनापति के लड़ाई के नजारे का पता लगाया था, लेकिन आंखों देखी बात और ही थी। इतना कहेंगे भी तो कोई यकीन ना करे, क्योंकि हैरान कर देने वाली बात थी। तभी बेला ने ऊपर से कुछ चट्टानें गिरती देखी। फिर तो पूरी छत के पत्थर आ गिरे। लगता है उस वार के जोर का असर छत पर हुआ था। हालांकि तभी एक हल्के धीमे कदमों की आवाज आई। हर कदम के साथ जमीन पर नीली रोशनी के निशान बनते जा रहे थे। फिर जमीन से कई गुलाबी रंग की लेजर रोशनियां निकली और सभी मलबे को रोक लिया। एरियल अभी भी हैरानी में था। पहले वालियान के जादू से वो दब गया था, लेकिन इन चीजों का तो कुछ भी नहीं था। फिर एरियल ने मेरी तरफ देखा। सुनो, तुम्हारा शरीर अब ठीक है ना? उस एक वार का तो कमाल ही कुछ और था। बस फट की आवाज आई। मेरे हाथ से तलवार गिर गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस मुझे लगा कि मेरे यूज वाले हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ा सुन भी रहा था। फिर मैंने फिर से तलवार उठा ली। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी हिल डुल सकता हूँ। ये देखकर एरियल ने हल्की हंसी उड़ाई। ये तो पहले से कहीं बेहतर है। लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग रंग लाई है। वो जो कह रहा था मैं उससे सहमत था। अगर गांव में इस तरीके का यूज मैंने पहले किया होता तो बस हाथ थोड़ा दर्द करता, जबकि पहले तो कई दिन बेहोश रहता। उठता तो हाथ हिला भी नहीं पाता। लगता है तलवार संत के साथ जो एक हफ्ता गुजारा वो बेकार नहीं गया। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त एरियल मेरे दाहिने हाथ को देख रहा था। उसने अपनी पवित्र आंख से मेरे हाथ की बनावट फिर से परखी थी और उसे फिर से डैमेज पाया था। वो मेरी तरफ बढ़ता हुआ बोला, तुम्हारी बदौलत हम बच गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हें फिर से उस ताकत का यूज करना पड़ा। मैंने उसे इसे लेकर चिंता न करने को कहा। आखिर वालियान को रोकने पर अड़ा रहने वाला भी मैं ही था। लेकिन एरियल फिर भी मुझे धन्यवाद कहना चाहता था। हालांकि उसकी अगली बातों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि मैं थोड़े समय में इस ताकत का दोबारा यूज ना करूं। एरियल लगभग रोनी सूरत में बोला, कृपया मेरी पवित्र आंख पर भरोसा करो, वरना तुम्हारा नुकसान कभी ठीक नहीं होगा। एरियल ने मुझसे कहा कि थोड़े समय में इस ताकत का दोबारा यूज मत करना, वरना नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर मैं पहले तो सन्न रह गया, फिर सिर हिला दिया कि मैं समझ गया। तभी पीछे से बेला ने मुझसे पूछा। वो जानना चाहती थी कि क्या वो जादू था। अगर जादू था तो उसने कोई भी जादू क्यों महसूस नहीं किया। असल में इतनी बड़ी ताकत को जादू मानना शायद पॉसिबल नहीं था। आखिर तुमने किस ताकत का यूज किया? हालांकि एरियल ने उसकी बात काट दी। मुझे माफ करना, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम इस मामले में और गहराई में ना जाओ और किसी से भी यहाँ देखी हर चीज का जिक्र मत करना। बेला एक उत्सुक बच्चे की तरह सवालों के जवाब पूछती जा रही थी। एरियल ने बेबसी के साथ अपने हाथ में लगातार जादू जमा किया और बेला से बड़े सख्त लहजे में कहा, अगर तुम मेरी कही बात मानने को राजी नहीं हो तो मैं तुम्हारी यादें मिटाने पर मजबूर हो जाऊंगा। अब सुनो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो यादें मिटवाओ या मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट करो। बेला बुरी तरह डर गई। वो अपनी यादें नहीं मिटवाना चाहती थी, इसलिए उसने मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट चुन लिया। ये सुनकर एरियल ने बेला के सामने एक मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट का पत्र तैयार कर दिया। बेला ने बड़ी सहजता से अपना नाम लिख दिया, मानो ये मामला यहीं खत्म हो गया था। वो फिर से कोई सवाल नहीं उठाएगी। एरियल ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूंगा। मैंने कहा, हालांकि मैं भी उन प्रयोगों के बारे में चिंतित हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब सबसे जरूरी काम इन लोगों को मुक्ति दिलाना है। ये भले ही ऊपर से मरे हुए जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये जादू से बेहोश कर दिए गए हैं। एरियल ने अपनी उंगलियां चटकाईं। हालांकि इन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन सेफ्टी के लिए हमें इन्हें कॉलेज की मेडिकल फैसिलिटी में ले जाना चाहिए। अगले ही पल एक गोल्डन रोशनी सबके सामने आई और इस रोशनी ने सभी प्रयोगात्मक जीवों को अपने आवरण में ले लिया।
इससे कम से कम बाहरी नुकसान से टेम्परेरी तौर पर बचाव हो सकता था। प्रयोगात्मक जीवों का मामला सुलझ गया। एरियल ने यहाँ और गहराई से जांच करने का सुझाव दिया। जब उसने इस जगह को फिर से देखा तो ये यकीन करना मुश्किल था। उसने जहां तक नजर डाली इलीगल प्रयोग हो रहे थे। लगभग सभी प्रयोगों में मैजिकल कैटलिस्ट बनाने या इंसानों की मैजिकल क्षमता बढ़ाने के लिए इंसानी बलि देना शामिल था। हर प्रयोग बेहद क्रूर था। एरियल ने चुड़ैलों से संबंधित कोई प्रयोग नहीं देखा। क्या ये किसी और जगह किए जा रहे थे? मुझे भी ये बहुत अजीब लगा। मेरे पुराने जमाने में इसी जगह पर कोई बड़ी घटना घटी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। बस एक मैजिकल कैटलिस्ट बनाना ऐसी एक्सीडेंट को कैसे अंजाम दे सकता है? अचानक मेरी आंखें फटी रह गईं। मैंने कुछ याद किया। मेरे पुराने जमाने में उन लोगों को जमीन से निकली हुई बाधाओं ने मार दिया था। ये कहकर मैंने जल्दी से आगे जा रहे एरियल और बेला को रोक लिया। बेला कुछ तंग आ गई। क्या तुम कुछ सोचे हो? तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी है। मेरा इस तरह उदास होना भी लाजमी था क्योंकि मुझे लग रहा था कि नीचे कुछ हो सकता है। अगर वो चुड़ैल है तो मेरी हैरानी की हद ही न रहे। मैंने अपनी बात एरियल को बताई। मेरा अंदाजा था कि शायद जमीन के नीचे कोई रास्ता छिपा है। एरियल ने जमीन की तरफ देखा। उसे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं लगा। कौन सा प्रयोग जमीन के नीचे जाकर करता है? उसकी पवित्र आंख ने जमीन की हर दरार को तो देखा, लेकिन अफसोस उसकी पवित्र आंख जमीन के नीचे छिपे रास्ते को नहीं देख पाई, जिसका मतलब मेरा अंदाजा गलत हो सकता था। एरियल मुझे नतीजा बताने ही वाला था कि उसकी नजर अचानक जम गई और बोला, तुम लोग वहीं खड़े रहो, और खुद तेजी से आगे बढ़ा। उसने जमीन को बहुत गौर से देखा और फिर से अपनी पवित्र आंख का यूज किया। हालांकि बहुत कम, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि यहाँ कम दूरी के मैजिकल ट्रांसमिशन के निशान हैं। शायद ये एक ऐसा स्थान था जहाँ केवल ट्रांसमिशन जादू से ही पहुंचा जा सकता था। निशानों के आधार पर ट्रांसमिशन की दूरी लगभग 300 मीटर थी और भीतर कुछ तो था। एरियल की बात सुनकर मैंने पूछा कि क्या हम जमीन से 300 मीटर नीचे जा सकते हैं? एरियल ने कहा कि वो भी कम दूरी का ट्रांसमिशन डोर यूज कर सकता है। फिर अपनी उंगली चटकाते ही हमारे सामने एक जादू घेरा बन गया। अगर वहां कुछ नहीं है तो ट्रांसमिशन डोर का दूसरा सिरा तुम तक आ जाना चाहिए। फिर एरियल के बनाए जादू घेरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का नजारा देखकर हम तीनों हैरानी में सन्न रह गए। हमारे सामने छोटे बड़े बहुत से घर थे। एरियल ये देख बहुत हैरान हुआ। शायद ही कोई सोच सकता था कि इस जगह की जमीन के नीचे इतनी बड़ी जगह होगी। इसी बीच बेला को भी कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि वो हर तरफ से आने वाली विशाल ईथर एनर्जी को महसूस कर सकती थी, खासकर बीच वाले हिस्से में जहाँ की एनर्जी सबसे ताकतवर थी। और उसने जो इशारा किया वो सबसे बीच वाले घर की तरफ था, जिसके चारों ओर कई स्तंभ थे। एरियल ने हैरान होते हुए कहा, यह सिर्फ एथर नहीं है, बल्कि एक अलग ताकत है। ये जादू से बिल्कुल अलग है जो वहां से रिस रही है, लेकिन ये एरियल ने अब तक देखी हर चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एरियल की बात सुनकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये क्या था। मैंने पूछा, क्या ये अलग ताकत है? एरियल ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा सही है। उस छोटे से कमरे के अंदर जो ताकत बंद है वो चुड़ैलों की ही है। फिर हम लोग उस जगह के अंदर दाखिल हुए। हमारे सामने एक दरवाजा था। हम तीनों ने अंदाजा लगाया कि इस ताकत का सोर्स इसी दरवाजे के अंदर होना चाहिए। एरियल ने चारों तरफ बड़े ध्यान से तलाशी ली, हालांकि उस ताकत को महसूस कर सकता था। फिलहाल चुड़ैलों का कोई निशान नहीं था। फिर एरियल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। सचमुच कुछ नहीं हुआ। उसे लगा कि इस दरवाजे में कोई ताकत नहीं है। ये दरवाजा शायद एक सेरेमोनी के प्रतीक के तौर पर रखा गया था, और ये ताकत दरवाजे से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही थी। एरियल ने उसके बगल वाले बैंगनी रंग के बर्तन की तरफ देखा। उसका मानना था कि सारी ताकत इस मैजिकल डिवाइस में होनी चाहिए। और फिर एरियल ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम चुड़ैलों को बुलाना चाहते हो? सोचा नहीं था कि वालियान ने जो डिवाइसेस हासिल किए थे वो सब लूटे गए थे। 15 साल पहले 78 लोग इस डिवाइस को ले जा रहे थे, लेकिन सब मारे गए, और इन 78 लोगों में से 2 बेला के माता पिता थे। बस अब जमीन के नीचे ढहाने से पहले एरियल ने अपना गोल्डन जादू चालू किया। फिर ये गोल्डन रोशनी ने हम तीनों को अपने अंदर ले लिया। फिर ये रोशनी तेज होती गई और सू की आवाज के साथ हम तीनों उसी जगह से गायब हो गए, उन 8 मैजिकल डिवाइसेस समेत। 3 पल बाद कॉलेज के बाहर घास के मैदान में हम लोगों को एरियल ने इस खाली जगह पर पहुंचा दिया था, और कुछ बचे हुए लोग भी थे। मैंने उन बचे हुए लोगों पर नजर डाली। लगता है वो भी हमारी तरह सही सलामत निकल आए थे। बस काफी दुख और तकलीफ सहनी पड़ी थी। बेला ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो यहीं मरेगी। एरियल के ट्रांसमिशन जादू ने बचा लिया। मैंने भी कहा कि ये सफर बहुत मुश्किलों भरा था। एरियल ने हल्की हंसी उड़ाई। तुम लोग इन सिचुएशंस के जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करोगे उतना ही अभ्यस्त हो जाओगे। हमारे साथ जितना सामान था उससे कहीं ज्यादा मैंने अंदाजा लगाया था, इसलिए ट्रांसमिशन धीमा रहा। लेकिन ये सब करने लायक था, क्योंकि हमें ये 8 मैजिकल डिवाइसेस मिल गए। जैसे ही हम ये कॉलेज को दिखाएंगे वो हमें और इग्नोर नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद हम कॉलेज लौट आए। हमारे सामने बैठे प्रोफेसर ने कहा, तुम लोग जो बचे हुए लोग लेकर आए हो उनका इलाज कॉलेज के मेडिकल सेंटर में हो रहा है, और ये सामने वाला शख्स था वर्ल्ड यूनियन कॉलेज का प्रिंसिपल योरोडोमा अलेक्जेंडर। तुम्हारी बदौलत ही वालियान के इल्लीगल प्रयोग रुके। फिर उसने मेज पर रखी मैजिक इंजन रिपोर्ट उठाई। इन चीजों में से
हर एक की कीमत किसी भी देश के बजट से भी ज्यादा है। उसकी बातें सुनकर एरियल ने चिंतित होकर कहा, इसमें कुल 8 मैजिकल डिवाइसेस हैं। मुझे लगता है कि वालियान इतनी ताकतवर साथी अकेले जुटा नहीं सकता था। उसे ये आखिर मिले कैसे? क्या उसके पीछे कोई और है? अलेक्जेंडर ने आहिस्ता से अपने हाथ का पर्चा नीचे रखते हुए कहा, ये चीज कोई चोरी का माल है। ये ट्रांसपोर्ट के दौरान छीन ली गई थी। कुल 78 ट्रांसपोर्ट कर्मी मारे गए थे। ये सुनकर हम तीनों सन्न रह गए। सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा लूटपाट का मामला निकलेगा। एरियल की नजरें ठंडी पड़ गईं। तुम 15 साल पहले वाली उसी घटना की बात कर रहे हो? अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। हाँ, उस समय जो माल लूटा गया था उसमें ये इंजन्स भी शामिल थे और इस मामले का जड़ अपराधी था खून का प्यासा। तुमने ये नाम सुना होगा। मैंने भी ये नाम सुना था। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन था। दुनिया के परजीवी चाहे जितनी बार नष्ट कर दिए जाए फिर से उठ खड़े होते थे। मैंने देखा कि बेला की आवाज में कुछ गड़बड़ थी तो मैंने उसकी तरफ देखा। फिर मैंने सामान्य स्वभाव वाली बेला के चेहरे पर गुस्से भरे हाव भाव देखे। वो बोली, उन्हीं लोगों ने मेरे माता पिता को मार डाला था। अलेक्जेंडर भी बहुत परेशान था। इसी वजह से भले ही हम उन्हें 100 बार नष्ट कर दें फिर भी वो फिर से उठ खड़े होते हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ छिपे हैं, ना ही कोई जानता है कि उनका सरदार कौन है। कहा जाता है कि दुनिया में 7 से ज्यादा अपराधों से मृत्यु उन्हीं के हाथों होती है। भले ही उनके लोग इस कॉलेज में घुसे हों, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। भले ही कॉलेज को पता हो, वो कोई कदम नहीं उठाएगा। मैंने उससे पूछा, ये क्या मतलब हुआ? अगर कॉलेज में क्रिमिनल्स हैं तो क्या उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा? तब एरियल ने बीच में टोकते हुए कहा, यही कॉलेज के चलाने का तरीका है। किसी भी योग्य इंसान को ताकतवर बनने का मौका मिलता है, चाहे उनका खून, रेस या जेंडर कुछ भी हो, और यही कॉलेज की स्टाइल है, भले ही वो क्रिमिनल्स ही क्यों ना हो। बेला को यह बहुत बेतुका लगा। अगर यहाँ क्रिमिनल्स हैं तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए। अलेक्जेंडर बेला की बात से सहमत था, हालांकि ऊपर वाले लोग ऐसा नहीं सोचते थे। बेला थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। क्या प्रिंसिपल बड़ा अधिकारी नहीं है? अलेक्जेंडर ने शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं तो बस एक सबोर्डिनेट हूँ। बड़ा अधिकारी होना तो दूर की बात है। मैं शायद नाम मात्र का कॉलेज का चेहरा हूँ, लेकिन असल में मेरा अधिकार बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम लोग जानना चाहते हो कि असली सत्ता किसके हाथ में है? मैं और बेला एक साथ सिर हिलाने लगे, क्योंकि हम असली पर्दे के पीछे के इंसान को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। हालांकि अलेक्जेंडर अभी हमें बताने पर राजी नहीं था। उसने कहा, तुम लोग बस ताकत हासिल करते जाओ। जितना ताकतवर होगे उतना ही ज्यादा जानोगे। जब तुम में उतनी ताकत आ जाएगी, तुम कॉलेज के मूल में गहरे उतर सकोगे। तब तक जो सच तुम जानना चाहते हो वो खुलकर सामने आ सकता है। अलेक्जेंडर किसी का नाम लेकर नहीं बता सकता था, लेकिन वो कुछ हिंट्स जरूर दे सकता था। तुम्हारे एक बड़े भाई की इतनी ताकत है कि वो कॉलेज की पूरी डायरेक्शन तय कर सकता है। यहाँ तक कि क्रिमिनल्स को अपनाने की पागलपन भरी पॉलिसी भी उसी ने तय की है। मुझे समझ में आ गया। तो अगर हम उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएं, तो क्या हम कॉलेज को बदल सकते हैं? अलेक्जेंडर ने ज्यादा नहीं कहा, लगभग ऐसा ही है। इस कॉलेज में ताकत ही सब कुछ है। मैं और बेला ने मुट्ठी भींच ली। यही हमारी ताकत बनने की बुलंदी थी। अलेक्जेंडर ने यह सब अपनी आंखों देख लिया। उसके लिए ये अब भी एक पहेली थी। एरियल का वालियान के खिलाफ बढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिसका मतलब था कि 2 लोगों में से कोई एक ही इस सब के पीछे का साजिश करता था। लगता है एरियल की पवित्र आंख अभी भी उतनी ही तेज थी, जिससे अलेक्जेंडर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो आखिर कैसा राक्षस तैयार करेगा। अलेक्जेंडर के ऑफिस से निकलकर मैं गलियारे में अकेला चला जा रहा था। मैंने अपने हाथ के काले निशान को देखा। लगता है इस कॉलेज में सत्ता पाने के लिए ताकत ही चाहिए। हम चाहे चुड़ैलों का सामना करना चाहते हो या पर्दे के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाना चाहते हो, पहले हमें अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तभी एक आवाज ने मेरे सोचने का सिलसिला तोड़ा। मैंने ऊपर देखा तो किसी ने मेरे चेहरे पर लात मारी। धमाके की आवाज के साथ मैंने तुरंत उसका वार रोका और साथ ही मेरा शरीर लगातार पीछे की तरफ लुढ़कता जा रहा था। उसकी ताकत बहुत भयंकर थी। भले ही मैंने उसका वार रोक लिया था, फिर भी मेरा शरीर पीछे हटता जा रहा था। उसके पैर में बहुत ताकत थी। हालांकि मैं सोच रहा था कि उसने अचानक मुझे क्यों लात मारी। अगर उसने मुझे कोई अच्छा कारण नहीं दिया तो मैं यही समझूंगा कि वो मुझसे लड़ने आया है। तो फिर वक्त आने पर मुझसे बेरहमी की उम्मीद करना।